U131 हिंदी अध्याय 1301 लिटिल वुड एलायंस हायरार्क मैड वाइल्ड नाइट के लिए अतिरिक्त _3। उनका प्रतिद्वंद्वी द्वितीय श्रेणी का प्राथमिक रैंक का राक्षस था। उसकी त्वचा लाल रंग की थी, आग की लिपटों में घिरी हुई, लंबे नुकीले दांतों, तीखे काले पंजों और लाल भूरे रंग की ज्वलंत आंखों से सजी हुई। उसकी हरकतें पीछे आग के निशान छोड़ती थीं। यह एक अग्नि दानव भेड़िया था, अग्नि श्रृंखला का एक राक्षसी जानवर। अग्नि दानव भेड़िए की ताकत कोई खास कमजोरी या जबरदस्त नहीं थी। दूसरी कक्षा के प्राथमिक स्तर के राक्षस जानवरों के बीच ये काफी औसत थी। मोहुआ की नजर में यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इन नौसिखिए ताया संप्रदाय के शिकारियों के लिए इससे निपटना बेहद चुनौतीपूर्ण था। उनमें से 5 थे, जिनमें लिटिल वुड ओयांग म्यू भी शामिल था, और उनमें से प्रत्येक ने एक पीले लाल आत्मा तलवार को चलाया, जो अग्नि दानव भेड़िया के साथ निकट युद्ध में शामिल था। ताया संप्रदाय तलवार चलाने की तकनीक में उत्कृष्ट था, और उनकी आत्मा तलवारों की गुणवत्ता उल्लेखनीय रूप से उच्च थी। अपनी तलवारबाजी कला के पूरक के रूप में वे जिस तलवारबाजी का अभ्यास करते थे, वह शरीर साधना तकनीकों से काफी मिलती जुलती थी। मजबूत भौतिक शरीर और धारदार आत्मा तलवारों के साथ शरीर साधना की शक्ति और तलवारबाजी की तलवार क्यूई के साथ उन्होंने वास्तविक युद्धों में काफी लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन किया। यद्यपि उनमें आध्यात्मिक साधकों या शक्ति संचय पर निर्भर रहने वाले तलवार साधकों की तरह श्रेष्ठतावादी कौशल या तलवार नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करने की क्षमता का अभाव था। उनकी मार्शल आर्ट जैसी तलवारबाजी का प्रदर्शन तेज था, जिसमें लचीली चालें और आक्रामक तथा रक्षात्मक युद्धाभ्यास के बीच सहज परिवर्तन शामिल थे। नजदीकी मुकाबले में उन्हें महत्वपूर्ण बढ़त हासिल थी और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। वरिष्ठ भाई ओयांग फैनफैन ने इस प्रकार की तलवारबाजी का अभ्यास किया। इससे पहले इनाम मिशनों के दौरान वे पूरी तरह से वरिष्ठ भाई फैनफैन की आक्रामक और रक्षात्मक मोर्चों को अपने दम पर संभालने और पाप साधकों का सीधे सामना करने की क्षमता पर निर्भर थे। इससे वरिष्ठ बहन मुरुग और अन्य आध्यात्मिक साधकों को आसानी से मंत्र जाप करने का अवसर मिला। हालांकि ये ताया संप्रदाय के कनिष्ठ शिष्य वरिष्ठ भाई फैनफैन के मुकाबले कहीं भी नहीं थे। न केवल उनकी साधना का स्तर, तलवारबाजी और युद्ध का अनुभव निम्न था, बल्कि उनकी आत्मा तलवारों की गुणवत्ता भी काफी पिछड़ी हुई थी। विशेषकर लिटिल वुड, जो लड़ाई के दौरान पूरी तरह से अनजान प्रतीत होने के बिंदु तक अनाड़ी था। जब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वह आगे बढ़कर छुरा घोंपने लगा, जिससे उसकी अपनी सुरक्षा में घातक दोष उजागर हो गया, जिसका राक्षस ने फायदा उठाया। जब उन्हें कदम उठाना चाहिए था, तो वे हिचकिचाए हमला करने में असफल रहे, जिससे महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल गए। ताया संप्रदाय के अन्य शिष्य मुश्किल से ही पास हो पाते थे, लेकिन वह भी सर्वोत्तम रूप से औसत दर्जे का ही था। वे अपनी आधारभूत साधना और युवा शक्ति पर निर्भर थे तथा बेखौफ होकर लड़ने और हत्या करने का साहस रखते थे। आगे बढ़ने और पीछे हटने, आक्रमण करने और बचाव करने के बीच उनकी टाइमिंग और समन्वय को बहुत ही खराब तरीके से संभाला गया था। वे C2 की टीम की तुलना में बहुत कमजोर थे, और हाओ जुवान के कौशल जितना भी तेज नहीं। इस स्तर पर यह स्पष्ट था कि वे संभवतः अग्नि दानव भेड़िया को नहीं मार सकते थे। निश्चित रूप से एक छोटी सी बातचीत के बाद अग्नि दानव भेड़िया ने एक दोष का नाटक किया और ताया संप्रदाय के 2 शिष्यों को हमला करने के लिए उकसाया। फिर उसने अपनी राक्षसी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। दोनों की योग्यता की लालसा, संयम की कमी और रणनीति बदलने में असमर्थता का फायदा उठाते हुए वह विस्फोटक गति से आगे बढ़ा, आग की एक लपट में तब्दील होकर दूर कहीं गायब हो गया। हताश शत्रु का पीछा न करने का सिद्धांत कम से कम ताया संप्रदाय के अनुयायियों को समझ में आया। इसके अलावा ये सब रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के अंदर हो रहा था, और उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। समूह जहां था, वहीं पालथी मारकर बैठ गया तथा अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करते हुए अपनी कुंठाओं को व्यक्त किया। ये फिर से भाग गया। हमने कई बार कोशिश की है और यह हमेशा हमसे बच निकलने में कामयाब हो जाता है। किसी ने ओयांग म्यू को दोषी ठहराया, वुड तुम गलतियां करते रहते हो, बहुत सारी गलतियां। अगर तुम न होते तो हम इस वुल्फ डेमन को पहले ही मार चुके होते। एक अन्य ने कहा, क्या आपने हमारी बात पर ध्यान दिया? अगर तुम ऐसे ही बेकार रहे तो हम अगली बार तुम्हें पहाड़ों पर कैसे ले जा सकेंगे? ओयांग म्यू ने शर्म महसूस करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। एक शिष्य क्रोधित हो गया, कम से कम बोलने की कोशिश तो करो। अगर तुम्हारा भाई न होता, बस
एक थोड़े लंबे शिष्य ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अब इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। क्रोधित शिष्य ने अपनी बात को निगल लिया, यद्यपि उसकी हताशा स्पष्ट थी। अगर यही चलता रहा तो हम एक भी राक्षस को नहीं पकड़ पाएंगे, न ही कोई मेरिट पॉइंट कमा पाएंगे। ये बस समय की बर्बादी है। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिए, लेकिन हर कोई जानता था कि वे किसकी बात कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मो हुआ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये सच है कि लिटिल वुड में अनुभव की कमी थी, उसकी तलवारबाजी खराब थी, तथा उसकी बार बार की गलतियों ने टीम को नीचे धकेल दिया। फिर भी उनकी टीम की कुल ताकत सीमित थी और उनके राक्षस शिकार में कोई ठोस रणनीति नहीं थी। लिटिल वुड के बिना भी उसकी जगह बराबर ताकत वाले किसी और को लाने से भी वे फायर डेमन वुल्फ को नहीं मार पाते। शिकार के असफल प्रयास में सबसे कमजोर कड़ी पर दोष डालना अपरिहार्य था, लेकिन पूरी तरह से लिटिल वुड को दोष देना अनुचित था। लोग अक्सर अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देते हैं और इस प्रकार अपनी कमियों को पहचानने में असफल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये ताया संप्रदाय का आंतरिक मामला था और मोहुआ को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आया। इसके बाद ताया संप्रदाय के 5 शिष्यों ने कुछ देर तक पहाड़ों में खोजबीन की, लेकिन अग्नि दानव भेड़िया कहीं नहीं मिला और शाम ढलने लगी। कोई चारा न होने पर समूह ने वापस लौटने का फैसला किया। वापस आते समय अन्य 4 शिष्य लिटिल वुड को अलग अलग स्तर की नाराजगी से देखते हैं। ओयांग म्यू ने अपना सिर नीचे शांत और संयमित रखा। मो हुआ ने बिना किसी हस्तक्षेप के उन्हें पहाड़ से उतरते हुए देखा। अगले दिन मो हुआ हमेशा की तरह तलवार नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए पहाड़ों पर लौट आया। दोपहर के समय कुछ देर तक एक पेड़ के ऊपर आराम करने के बाद उसने अचानक ओयांग म्यू को फिर से देखा। ओयांग म्यू के दल में अभी भी 5 लोग थे, लेकिन इस बार उसके साथी पिछले दिन वाले नहीं थे। ये स्पष्ट नहीं था कि ओयांग म्यू को अपने पिछले साथियों को बाधा पहुंचाने के कारण बहुत अधिक अपराधबोध महसूस हुआ या नहीं, और उन्होंने स्वेच्छा से समूह बदल लिया, या फिर वे चारों उसके बोझ से तंग आ गए थे और उन्होंने उसे अब और शामिल न करने का निर्णय ले लिया था। मो हुआ ने धीरे से आह भरी। उनका लक्ष्य अभी भी अग्निदानव भेड़िया ही प्रतीत हो रहा था, लेकिन नौसिखिए राक्षस शिकारी टीमों के लिए द्वितीय श्रेणी के प्राथमिक स्तर के राक्षस जानवर का शिकार करना एक कठिन चुनौती थी। जैसी कि उम्मीद थी, वे फिर असफल हो गए। यद्यपि सभी 5 अयोग्य थे, फिर भी सारा दोष अनिवार्य रूप से सबसे कमजोर सदस्य पर ही पड़ेगा। ओयांग म्यू को डांट का एक और दौर सहना पड़ा, लेकिन उनका लकड़ी जैसा व्यक्तित्व और अपनी बात कहने में असमर्थता ने उन्हें असहाय बना दिया। अन्य सदस्यों में आपस में झगड़ा हो गया और पहाड़ से नीचे उतरने से पहले ही टीम बिखर गई। मो हुआ इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। 5 में से ओयांग म्यू सबसे कमजोर था, लेकिन वह राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक भी था। अन्य 4 जानवरों का शिकार करने के बजाय दिखावा करने में अधिक रुचि रखते थे, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते थे और उनमें लगभग कोई सहयोग नहीं था। अब जबकि अन्य 4 लोग चले गए थे, केवल ओयांग म्यू ही वहां रह गया था। उसने तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था, उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, फिर भी जब उसने चारों ओर देखा तो उसमें दर्द का आभास था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह राक्षस जानवरों का शिकार करना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे अपनी कमजोरी का भी एहसास था, क्योंकि वह जानता था कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर भी इस तरह पहाड़ से उतरने से उसे असंतोष का अनुभव हुआ। ओयांग म्यू वहीं जड़वत खड़ा था, अनिश्चित और झिझक रहा था। उसके व्यवहार में पहले से ही घबराहट के लक्षण दिखाई दे रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मो हुआ ने ये देखते हुए आह भरी, फिर पास के एक पेड़ की ऊंची शाखाओं से जोर से पुकारा, छोटी लकड़ी। स्तब्ध ओयांग म्यू उस आवाज से चौंक गया और उसने अपना सिर उठाकर उस आवाज की ओर देखा। पास के पेड़ पर उसने एक युवा किसान को देखा, जो उससे ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, जिसके होंठ लाल और दांत सफेद थे, और वह शांति से खड़ी तने से कदम दर कदम नीचे उतर रहा था। ओयांग म्यू एक क्षण के लिए अचंभित होकर उसे देखती रही, फिर उसे पहचान लिया। ये ताइक्सू गेट का वही शिष्य था जिसे उसने पहले रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर देखा था, वह जो लगभग उसकी ही उम्र का होने के बावजूद बड़े शिष्यों के साथ सहजता से बातें और हंसी मजाक कर सकता था। उसका नाम शायद मो हुआ। भाई मो, नमस्कार, ओयांग म्यू ने घबराहट के साथ लेकिन विनम्रता से कहा। मो हुआ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओयांग म्यू हकलाया, मैं राक्षस का शिकार कर रहा हूँ। ये बात कहने में उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसकी शिकार करने की क्षमता सचमुच बहुत खराब थी।
पूरे 2 दिन बीत गए, फिर भी वह एक भी राक्षस जानवर को मारने में कामयाब नहीं हुआ। मो हुआ ने फिर पूछा, तुम्हारे सभी साथी चले गए हैं, तुम वापस क्यों नहीं आते? ओयांग म्यू स्तब्ध रह गया, तभी उसे एहसास हुआ कि पूरी शिकार प्रक्रिया मो हुआ ने देख ली थी। ओयांग म्यू की अभिव्यक्ति उदास हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ज्वाला दानव भेड़िए को मारने जा रहा हूं। क्यों? मो हुआ हैरान दिखी। ओयांग म्यू ने शांति से उत्तर दिया, मुझे ज्वाला दानव भेड़िया की रीढ़ की हड्डी चाहिए। तुम्हें रीढ़ की हड्डी की क्या जरूरत है? तलवार चलाने के लिए। मो हुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और वह बोला, तुम तलवारें चला सकते हो। उसने पहले ही दूसरों से सुना था कि 3 ताइजू संप्रदायों ताइ, आ चोंगक्सु और ताइक्सु के बीच गहरे संबंध थे, और ताइ आ संप्रदाय अपने ताइ आ तलवार कास्टिंग कौशल के लिए सबसे प्रसिद्ध था। मो हुआ की निगाहों के नीचे ओयांग म्यू को कुछ असहज महसूस हुआ और उसने लकड़ी की तरह सिर हिलाया। मो हुआ के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। तुमने अभी क्या कहा था कि तुम्हें फिर से क्या चाहिए? ओयांग म्यू एक क्षण के लिए हिचकिचाया और धीमी आवाज में दोहराया, ज्वाला दानव भेड़िया की रीढ़ की हड्डी। मो हुआ ने सिर हिलाया और सीटी बजाए। एक क्षण बाद ताइक्सु गेट का एक शिष्य दूर से दौड़ता हुआ आया और मो हुआ के सामने रुक गया। छोटे भाई, मो हुआ ने निर्देश दिया, एक ज्वाला दानव भेड़िया को मार डालो और मेरे लिए उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकालो। समझ गया। शिष्य फिर भाग गया। कुछ ही देर बाद दूर स्थित पहाड़ों और जंगलों में अराजकता फैल गई। संरचनाओं के विस्फोट, किसानों की चीखें और राक्षस जानवरों की दहाड़ें हवा में गूंजने लगीं। आखिरकार जब सारा शोर शराबा शांत हो गया तो शिष्य वापस लौटा और मो हुआ को रीढ़ की हड्डी थमा दी। वह ताज़ा थी, खून से सनी हुई, लाल रंग की और टिमटिमाती लपटों से घिरी हुई। ओयांग म्यू रीढ़ की हड्डी को घूर रहा था, उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था। ज्वाला दानव भेड़िया की रीढ़ की हड्डी। कई दिनों तक उसने हर संभव कोशिश की, अनगिनत लोगों से मिन्नतें की, अकल्पनीय कष्ट सहे, कड़ी मेहनत से एक टीम बनाए और राक्षसों से जूझा। फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी वह रीढ़ की हड्डी की यह एक भी हड्डी पाने में नाकाम रहा। और अब बस एक संक्षिप्त क्षण में, इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ था, ज्वाला दानव भेड़िया की एक ताज़ा, खून से सनी, जलती हुई रीढ़ की हड्डी उसके सामने रख दी गई थी। ओयांग म्यू के चेहरे पर अविश्वास की तस्वीर थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मो हुआ को घूरने लगा। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। आखिर यह भाई मो कौन था? ये रीढ़ की हड्डी आपके लिए है, मो हुआ ने उदारता से कहा। ओयांग म्यू क्षण भर के लिए इस उपकार से अभिभूत हो गए और बार बार अपना सिर हिलाते हुए बोले, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप इसे नहीं चाहते? मो हुआ ने अपने हाथ में रीढ़ की हड्डी को लहराया। ओयांग म्यू की नजरें पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी पर टिकी थीं। वह उसकी आगे पीछे की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और दूर देखने को तैयार नहीं थे। लेकिन उन्होंने दांत पीसते हुए दृढ़ता से कहा, मैं इसे चाहता हूं, लेकिन मैंने इसे राक्षसों का शिकार करके नहीं कमाया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मो हुआ ने कहा, वरिष्ठ भाई फैंग पहले मेरी देखभाल करते थे, अब मैं थोड़ा तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं। बस इसे ले लो, सब ठीक है। ओयांग म्यू ने फिर भी अपना सिर हिलाया, कोई योग्यता नहीं, कोई पुरस्कार नहीं। मो हुआ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसकी निगाहों में प्रशंसा का भाव था। ये छोटा सा जंगल हालांकि थोड़ा कठोर था, लेकिन उसका दिल अच्छा था। वह सिद्धांतों पर चलने वाला था और दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं करता था। मो हुआ ने सिर हिलाया। अगर तुम नहीं चाहते तो छोड़ देते हैं। मो हुआ ने ज्वाला दानव भेड़िया की रीढ़ की हड्डी को दूर रखने का नाटक किया। ये देखकर कि रीढ़ की हड्डी, जो उसके बहुत करीब थी, गायब होने वाली थी, ओयांग म्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर थोड़ा चिंतित हो गया। वह काफी देर तक हिचकिचाया और फिर जल्दी से बोला, भाई मो, क्या मैं इसे मेरिट अंकों से खरीद सकता हूं? मेरिट पॉइंट्स? मो हुआ ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। ये तो ठीक है, लेकिन इस फ्लेम डेमन वुल्फ की रीढ़ की हड्डी की कीमत आम कीमत के हिसाब से 800 मेरिट पॉइंट्स है। क्या आपके पास इतने हैं? 800? ओयांग म्यू दंग रह गया, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मेरे पास इतना भी नहीं है। आपके पास कितना है? बस 300। ओयांग म्यू घबराहट से हकलाया। यद्यपि वह ओयांग परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था, लेकिन एक बार संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसे संप्रदाय के नियमों का पालन करना पड़ा और हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ा।
ये योग्यता अंक समय के साथ लोहारी और तलवारें बनाने में दूसरों की मदद करके थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित किए गए थे। हाल ही में कुछ खर्च करने के बाद अब उनके पास केवल 300 रुपये बचे हैं। मैं इसे तुम्हें 300 में बेच दूं तो कैसा रहेगा? मो हुआ ने सुझाव दिया। ओयांग म्यू ने बार बार अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं भाई मो को नुकसान नहीं उठाने दूंगा। मैं वो एक क्षण के लिए झिझका और फुसफुसाया, क्या मैं पहले आपका कर्ज चुका सकता हूं और बाद में उसे चुका सकता हूं? मो हुआ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, चुपचाप कुछ सोचते हुए, बिना कोई जवाब दिए। ओयांग म्यू ने सोचा कि मोहुआ को उस पर भरोसा नहीं है और उसने जल्दी से कसम खाई, मैं तुम्हें अवश्य पैसे लौटा दूंगा। तुम मुझे पैसे कैसे वापस दोगे? मोहुआ की आंखें अर्थपूर्ण थीं जब उसने मार्गदर्शक स्वर में पूछा। ओयांग म्यू ने कहा, मैं योग्यता अंक अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। मोहुआ ने आह भरते हुए कहा, मेरिट अंक अर्जित करना आसान नहीं है ना? ओयांग म्यू के चेहरे पर कठिनाई के भाव दिखाई दिए। वास्तव में योग्यता अंक अर्जित करना आसान नहीं था। अच्छे कार्यों के लिए हमेशा कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी। यदि आप उनके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो आप केवल निम्न स्तर के कार्यों को पूरा करके धीरे धीरे अंक जमा कर सकते थे। साथ ही संप्रदाय ने विभिन्न चीजों पर बहुत सारे पुण्य अंक खर्च करने की मांग की, साधना तकनीक, ताओवादी कौशल, आर्टिफिस मैनुअल, गोलियां, आध्यात्मिक कलाकृतियां इत्यादि। योग्यता अंक बचाना रेत के कण इकट्ठा करने जैसा था, जबकि उन्हें खर्च करना बहते पानी को देखने जैसा था। अधिकांश शिष्यों ने पाया कि उनके अर्जित योग्यता अंक उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। सामान्यतः जब शिष्य आधार निर्माण के मध्य चरण पर पहुंच जाते थे तो वे शोधन दानव पर्वत में प्रवेश कर सकते थे। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में जब तक आप जल्दी से सीखते हैं, अनुभवी हो जाते हैं और सफलतापूर्वक राक्षस जानवरों का शिकार करते हैं और सामग्री इकट्ठा करते हैं, तब तक योग्यता अंक अर्जित करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि यदि आपने धीरे धीरे सीखा और राक्षसों का शिकार करने में बार बार असफल रहे, तो यह चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा तथा योग्यता अंक प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। ओयांग म्यू को राक्षस शिकार में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अपने 300 मेरिट अंक बचाने में उन्हें काफी समय लगा था। यदि उसने इस फ्लेम डेमन वुल्फ की रीढ़ की हड्डी खरीदी तो उसे 500 योग्यता अंक देने होंगे। नियमित कार्यों के माध्यम से उन 500 योग्यता अंकों को एकत्रित करने में न जाने कितना समय लगेगा। राक्षस शिकार में उसे कोई भरोसा नहीं था और अगर कुछ गलत हो जाता तो वह योग्यता अंक अर्जित नहीं कर पाता और कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता, जिससे भाई मो को नुकसान उठाना पड़ता। ओयांग म्यू ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी अभिव्यक्ति झिझक और अनिर्णय से झलक रही थी। मो हुआ ने यह देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से कहा, यदि आप योग्यता अंक नहीं चुका सकते हैं तो आप इसके बदले मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। ओयांग म्यू हैरान रह गया, मैं क्या मदद कर सकता हूं? एक पल सोचने के बाद ओयांग म्यू ने धीरे से कहा, अगर भाई मो को कोई आपत्ति न हो तो मैं कलाकृतियों का शोधन कर सकता हूं। तलवार चलाना भी संभव है। मो हुआ ने अपनी भौहें उठाई, आखिरकार वह शब्द सुन लिया जिसका वह इंतजार कर रहा था, और तुरंत सिर हिलाया। सौदा। ओयांग म्यू को थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन मेरी तलवार चलाने की कला काफी औसत है। कोई बात नहीं, मो हुआ ने उसे प्रोत्साहित किया, कोई भी शुरुआत में सब कुछ नहीं जानता। आप धीरे धीरे सीख और अभ्यास कर सकते हैं। ताया संप्रदाय से तलवार चलाने की उचित विरासत के साथ आने के कारण ओयांग म्यू निश्चित रूप से स्वयं मास्टर गु या अन्य ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों से बेहतर थे। इसके अलावा मो हुआ ने महसूस किया कि यद्यपि लिटिल वुड थोड़ा कठोर था, वह ईमानदार था और उसका स्वभाव अच्छा था। अच्छा स्वभाव कौशल की कमी की भरपाई कर सकता है, क्योंकि समय के साथ सुधार आएगा। लेकिन अगर किसी में ईमानदारी की कमी है तो उसके साथ संबंध बनाने का कोई मतलब नहीं है। कौशल को निखारा जा सकता है, लेकिन एक बार किसी व्यक्ति का हृदय कलंकित हो जाए तो उसे बदलना लगभग असंभव है। ओयांग म्यू को स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित किया गया और उन्होंने एक गंभीर वादा किया, भाई मो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मो हुआ ने उसकी गंभीर अभिव्यक्ति देखी और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए और बोली, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, खुद पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ओयांग म्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। मो हुआ ने एक पल और सोचा और कहा, तुम्हें मेरे 500 मेरिट पॉइंट्स देने हैं। ये कैसा रहेगा? मेरे लिए एक स्पिरिट स्वॉर्ड बनाओ, मैं उसे 100 मेरिट पॉइंट्स में गिनूंगा। मैं सामान मुहैया करा दूंगा। मो हुआ का प्रस्ताव उचित बाजार मूल्य था।
संप्रदाय में साधारण द्वितीय श्रेणी आध्यात्मिक कलाकृतियों के लिए कमीशन आमतौर पर 50 से 80 योग्यता अंकों के बीच भिन्न होता था, क्योंकि उन्हें बनाने में समय लगता था तथा कभी कभी इसमें उतार चढ़ाव भी होता था। स्पिरिट तलवारों की कीमत थोड़ी अधिक है। 100 योग्यता अंक को उचित माना गया। बेशक ये सिर्फ साधारण आत्मा तलवारें थीं। तलवारों की श्रृंखला से उत्कीर्ण वे हथियार जो सच्ची विरासत के असली तलवार हथियार होते थे काफी महंगे थे, लेकिन उन्हें बनाना ज्यादातर शिष्यों की क्षमता से बाहर था। ओयांग म्यू, जो अभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज में है और वर्तमान में संप्रदाय में अध्ययन कर रहा है, निश्चित रूप से ऐसी उन्नत तलवार ढालने की तकनीक नहीं जानता होगा, और ताए आ संप्रदाय भी उन्हें इस स्तर पर तलवारबाजी नहीं सिखाएगा। मो हुआ को उन कौशलों की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसे विरासत स्तर की आत्मा तलवार की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस एक सामान्य आत्मा तलवार की जरूरत थी जिसे ओयांग म्यू बना सके। ओयांग म्यू ने ये सुना और अपना सिर हिलाया। बहुत कम कीमत? मो हुआ ने पूछा। नहीं नहीं, ओयांग म्यू ने जल्दी से जवाब दिया, जब मैं दूसरों के लिए कलाकृतियां बनाता हूं तो आमतौर पर 40 योग्यता अंक मिलते हैं और तलवार चलाने के लिए सिर्फ 60-100 योग्यता अंक बहुत ज्यादा हैं। मेरा अनुभव उथला है और मेरे हुनर कच्चे हैं, मैं इतना लायक नहीं हूं। ओयांग म्यू ने मो हुआ की ओर देखा और कुछ शर्मिंदगी से कहा, भाई मो, मैं भी तुमसे 60 रुपये लूंगा। मैं अपना कर्ज चुकाने के लिए 8 नहीं 9 आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाऊंगा। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले भी वह कई लोगों से मोलभाव कर चुका था, लेकिन इस तरह की उल्टी सीधी बातचीत का सामना करना उसके लिए पहली बार था, जिससे वह कुछ क्षण के लिए हतप्रभ रह गया। तो फिर ये तय हो गया, 8 आत्मा तलवारें। मो हुआ ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसने ज्वाला दानव भेड़िए की रीढ़ की हड्डी को ओयांग म्यू की बाहों में ठूंस दिया, जिससे उसके लिए मना करना असंभव हो गया, और कहा, तो फिर तय हो गया। अभी के लिए तुम इस रीढ़ की हड्डी को थामे रहो। अगले महीने छुट्टी के दिन मुझे पहाड़ों में ढूंढना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी तलवार बनानी है। ये कहकर मो हुआ ने हाथ हिलाया और चला गया। ओयांग म्यू अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, भेड़िया दानव की ताजा रीढ़ की हड्डी को पकड़े हुए, आग की बची हुई गर्मी को अब भी अपने अंदर समेटे हुए। उसका हृदय भी कृतज्ञता की ज्वाला से गर्म हो रहा था। ये भाई मो सचमुच एक महान अच्छा इंसान है। ओयांग म्यू ने मो हुआ की धीरे धीरे पीछे हटती हुई आकृति को देखा, उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। अल्पविराम। जल्द ही 1 महीना बीत गया। छुट्टी के दिन मो हुआ ने पुनः रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसा वादा किया गया था, ओयांग म्यू वहां उसका इंतजार कर रहा था। इस समय उसके कंधों पर 500 मेरिट पॉइंट्स का कर्ज था और वह दबाव का भारी बोझ महसूस कर रहा था। वह मो हुआ की उदारता को निराश नहीं करना चाहता था, जिसने उसे फ्लेम डेमन वुल्फ की रीढ़ दी थी, इसलिए वह उसके लिए कुछ करने को उत्सुक था। भाई मो, आप मुझसे कौन सी तलवार चलवाना चाहते हैं? मो हुआ ने अपना पूर्व तैयार तलवार ढलाई का आरेख ओयांग म्यू को सौंप दिया। ओयांग म्यू ने इसे प्राप्त किया, एक नजर डाली और कहा, भाई मो, इस तलवार का डिजाइन बहुत अजीब है। इसका आकार सामान्य स्पिरिट तलवार जैसा तो नहीं है, है ना? मो हुआ ने मन ही मन सोचा, जैसा कि ताए आ संप्रदाय के किसी व्यक्ति से अपेक्षित था, उसने एक पल में ही इसे समझ लिया। ये तलवार वास्तव में कुछ असाधारण है, मो हुआ ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ओयांग म्यू उसे देखता रहा और धीरे से बुदबुदाया, इसका बाहरी रूप तो समान है, लेकिन आंतरिक संरचना अलग है। सामग्री थोड़ी सस्ती लगती है, बहुत मजबूत नहीं। अंदर एक संरचना के लिए जगह छोड़ी गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सामान्य स्पिरिट तलवारों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य सुदृढ़ीकरण या धारदार संरचना नहीं है। ओयांग म्यू ने तलवार के चित्र पर हाथ रखकर अचानक आश्चर्य से कहा, यह एक तलवार संरचना है। तलवार की संरचना आंतरिक रूप से सीलबंद नहीं है, तलवार का डिजाइन खुला स्रोत है। अल्पविराम। खुद से बुदबुदाते हुए ओयांग म्यू की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और वह हताश हो गया जब उसने कहा, भाई मो, मैं इस तरह की आत्मा तलवार नहीं बना सकता। ऐसा क्यों? ओयांग म्यू ने बताया, यह एक मानक आत्मा तलवार नहीं है, इसमें विशिष्ट संरचनाओं का नहीं बल्कि तलवार संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। तलवारबाजी अभी तक मैंने नहीं सीखी है। आंतरिक द्वार में शामिल होने और मृत्यु शपथ पर हस्ताक्षर करने के बाद ही संप्रदाय उन्हें सिखाएगा। वर्तमान में एल्डर्स और प्रशिक्षक केवल तलवार संरचनाओं के बाहर विशुद्ध रूप से कलाकृति शोधन तकनीक सिखाते हैं, जैसे कि ताए आ तलवार कास्टिंग कौशल।
कोई बात नहीं, मोहुआ ने जवाब दिया, तुम्हें तलवार की संरचना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तलवार बनाने पर ध्यान केंद्रित करो। ओह, ओयांग म्यू ने सिर हिलाया। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भाई मो तलवार बनाने के मुद्दे को किस तरह से संबोधित करना चाहते हैं। उनकी धारणा के अनुसार ताइक्सू संप्रदाय के पास तलवार संरचनाओं के संबंध में कोई विशेष विरासत नहीं थी। यदि ऐसा होता भी तो भी अब इसे पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि ओयांग म्यू इतने विनम्र थे कि उन्होंने आगे पूछताछ नहीं की। तलवार की संरचना को शामिल किए बिना केवल तलवार को ढालना, भले ही इसका डिजाइन थोड़ा अपरंपरागत था, पूरा करना मुश्किल नहीं था। ओयांग म्यू ने मोहुआ द्वारा प्रदान किए गए तलवार के चित्र का कई बार अध्ययन किया। मोहुआ ने उसकी प्रतिक्रियाओं को गौर से देखा और अचानक पूछा, लिटिल वुड, इस तलवार के चित्र के डिजाइन के बारे में तुम क्या सोचते हो? ओयांग म्यू ठिठक गया, मैं जो सोचता हूं उससे तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा, मोहुआ ने एक पल सोचा और कहा, गुणवत्ता कैसी है? क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की जरूरत है? ओयांग म्यू जवाब देने ही वाले थे कि तभी वे हिचकिचाए और सावधानी से पूछा, भाई मो, इस तलवार का चित्र किसने बनाया? मोहुआ ने पलकें झपकाईं और अस्पष्टता से उत्तर दिया, मैंने संप्रदाय के भीतर किसी से पूछा। एक फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण कनिष्ठ भाई जो कलाकृतियों के शोधन के बारे में कुछ हद तक जानकार है, इसे डिजाइन करने के लिए। ओयांग म्यू ने राहत की सांस ली और आलोचना शुरू की, ये पूरी तरह से गड़बड़ है। मोहुआ को अपने दिल में एक छोटी सी पीड़ा महसूस हुई। उन्होंने अनेक आत्मिक तलवारों के ब्लूप्रिंटों से परामर्श करने और तलवारों की संरचनाओं को सम्मिलित करने के बाद सावधानीपूर्वक इस तलवार के आरेख को सावधानीपूर्वक तैयार किया था। केवल लिटिल वुड ने इसे एक पूर्ण गड़बड़ के रूप में निंदा की। ओयांग म्यू ने मोहुआ के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, यह किसी शौकिया व्यक्ति का काम होना चाहिए। पुनर्तः शौकिया नहीं, बल्कि किसी आधे ज्ञानी, आधे सक्षम व्यक्ति का। मोहुआ की पलकें झपक गईं और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो मुझे बताओ, इसे कैसे समायोजित किया जाना चाहिए? ओयांग म्यू विषय में पूरी तरह से तल्लीन थे। उन्होंने तुरंत कागज और कलम निकाला और मोहुआ के लिए मौके पर ही संशोधन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले, आत्मा तलवार के लिए सामग्री आदर्श नहीं है। आत्मिक तलवारें स्वर्ण श्रृंखला से संबंधित हैं, इसलिए स्वर्ण श्रृंखला के राक्षस जानवरों से प्राप्त सामग्री का उपयोग करना आमतौर पर सही होता है। हालांकि इनमें से कुछ सामग्रियों में समलन संगतता कमजोर होती है और वे आध्यात्मिक शक्ति का संचालन करने में भी सक्षम नहीं होती हैं। इसके अलावा 5 तत्वों पीढ़ी और संयम के साथ संयम और पीढ़ी दोनों हैं। गोल्ड सीरीज स्पिरिट तलवारों के लिए हमेशा पूरी तरह से गोल्ड सीरीज सामग्री का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। 5 तत्वों के अंतर्गत पृथ्वी सोना उत्पन्न करती है, इसलिए कुछ पृथ्वी सीरीज राक्षस जानवर सामग्री को शामिल करने से आकर्षक प्रभाव पड़ सकता है। ये तो सामग्री की समस्या है। अब डिजाइन की समस्या है। इस आत्मा तलवार का आकार टकराता है। निकट युद्ध और हत्या के लिए बनाई गई स्पिरिट तलवारों के लिए सामग्री को कठोर होना चाहिए, ब्लेड को तेज होना चाहिए, जो बालों को काटने और लोहे को मिट्टी की तरह काटने का प्रयास करे। यदि ये तलवार क्यूई हमलों पर अधिक केंद्रित है, तो तलवार का शरीर हल्का होना चाहिए और आध्यात्मिक शक्ति चालन उत्कृष्ट होना चाहिए। ये तलवार भारी है, फिर भी सामग्री घटिया है, पर्याप्त कठोर नहीं है और आध्यात्मिक शक्ति चालकता भी खराब है। तलवार निर्माण खंड के लिए हालांकि यह खुला स्रोत है, लेकिन इसके अंदर छोड़ी गई निर्माण माध्यम परत को देखते हुए इस तलवार निर्माण और इस आत्मा तलवार में शून्य संगतता है। तलवार तो बस तलवार है और तलवारों की संरचना भी बस तलवारों की संरचना है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तलवारबाजी की पूरी क्षमता तभी सामने आएगी जब तलवार का हथियार तलवार की संरचना के अनुकूल होगा। आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाले ओयांग म्यू अचानक उस समय वाक्पटु हो गए जब विषय तलवारबाजी पर आया। इसके अलावा उन्होंने जिन बातों की बात की वे ऐसी अंतर्दृष्टियां थीं जिन्हें मोहुआ ने पहले पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। सचमुच, एक क्षेत्र में विशेषज्ञता अक्सर दूसरे क्षेत्र में पहाड़ के समान दूर लगती है। यद्यपि दोनों ही कलाकृतियों के परिष्करण के अंतर्गत आते हैं, फिर भी तलवार ढलाई अन्य विधाओं से अलग है तथा इसकी अपनी गहन जटिलताएं हैं। मोहुआ ने ओयांग म्यू की ओर देखा, उसकी निगाहों में प्रशंसा स्पष्ट थी। इसे ही वे व्यावसायिकता कहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ताया संप्रदाय के ओयांग परिवार का प्रत्यक्ष शिष्य है। ओयांग म्यू बोलते रहे, मोहुआ की गहरी निगाहों के सामने अचानक शर्म से लाल हो गए। मैं तो बस बड़बड़ा रहा था।
अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बुरा मत मानना भाई मो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छा बोला। मो हुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा, अगर आपने कुछ गलत भी कहा तो भी मैं नहीं बता पाऊंगी। मो हुआ ने ओयांग म्यू का और अध्ययन किया और पूछा, क्या आप भविष्य में तलवार चलाने में माहिर बनने की योजना बना रहे हैं? ये सुनकर ओयांग म्यू का चेहरा उलझ गया। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली। मेरे पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे। मो हुआ अचंभित रह गया और आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पिता इसकी अनुमति क्यों नहीं देंगे? ओयांग म्यू ने कहा, मेरे पिता का मानना है कि अतीत में ताया संप्रदाय की प्रसिद्धि में कमी तलवारबाजी में निपुणता को बहुत अधिक प्राथमिकता देने के कारण थी। जो लोग चमकते हैं वे तलवार चलाने वाले होते हैं, तलवार चलाने वाले नहीं। ताया संप्रदाय की हाल की प्रसिद्धि का कारण यह है कि बुजुर्गों ने संप्रदाय के ताया तलवार कौशल को जोरदार ढंग से बढ़ावा देने और धीरे धीरे इसे और विकसित करने के लिए तलवार ढाल की निपुणता को आधार के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। अब संप्रदाय के भीतर किसी भी संभावित शिष्य को तलवारबाजी का अध्ययन करना होगा। केवल वे लोग जो तलवारबाजी में निपुण नहीं हो पाते, उन्हें तलवारबाजी सीखने के लिए भेजा जाता है। ओयांग परिवार के प्रत्यक्ष वंश का हिस्सा होने के नाते मुझ पर बहुत सारी निगाहें हैं। मुझसे अपेक्षा की जाती है कि मैं अपने भाई के उदाहरण का अनुसरण करूं, तलवारबाजी का अध्ययन करूं और संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक आदर्श बनूं। अगर मैं तलवार चलाने पर ध्यान केंद्रित करूं तो मेरे पिता खुश नहीं होंगे। इस बिंदु पर बोलते हुए ओयांग म्यू स्पष्ट रूप से निराश दिखे। बस, अपने भाई की तुलना में मैं बहुत पीछे हूं। चाहे आध्यात्मिक जड़ें हो, साधना स्तर हो, अंतर्दृष्टि हो, करिश्मा हो, संप्रदाय की प्रतिष्ठा हो या पारस्परिक कौशल हो, मैं अपने बड़े भाई से बहुत कमतर हूं। ओयांग म्यू जितना अधिक बोलता गया, उसकी आवाज उतनी ही धीमी होती गई। मो हुआ ने गहरी सांस ली। एक असाधारण भाई होने के कारण लिटिल वुड पर पड़ने वाले दबाव की कल्पना करना आसान था। उनके नाम उनके व्यक्तित्व से मेल खाते थे। वरिष्ठ भाई फैंग एक ऊंचे, स्थिर और गर्म मेपल के पेड़ की तरह थे, जबकि ओयांग म्यू दुबला पतला डरपोक था, एक छोटी लकड़ी की छड़ी की तरह जो अभी तक विकसित नहीं हुई थी। दोनों भाइयों के बीच अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन क्या आप तलवार चलाने में माहिर बनना चाहते हैं? मो हुआ ने पूछा। ओयांग म्यू ने सिर हिलाया। मैं किसी और चीज में अच्छा नहीं हूँ। आमतौर पर मैं ठीक से बोल नहीं पाता, तलवार चलाने में औसत हूँ, राक्षसों का शिकार करने में अनाड़ी हूँ, लेकिन तलवार चलाते समय ही मुझे थोड़ी खुशी महसूस होती है। मो हुआ ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तो फिर चिंता मत करो। जो पढ़ना है वही पढ़ो। ओयांग म्यू स्पष्ट रूप से उलझन में था। लेकिन मेरे पिता, मो हुआ ने पूछा, अब जब तुम तलवारबाजी सीख रहे हो तो क्या तुम्हारे पिता खुश हैं? ओयांग म्यू ने सिर हिलाया। मेरे पिता को मेरी तलवारबाजी बहुत बुरी लगती है, वे खुश नहीं हैं। ठीक है, मो हुआ ने कहा, अगर तलवारबाजी सीखने से तुम्हारे पिता खुश नहीं होते और तलवारबाजी सीखने से भी वे खुश नहीं होते, तो खुशी कोई मुद्दा नहीं है। तो फिर फर्क क्या है? चूंकि ऐसा ही है तो क्यों न आप कुछ ऐसा अध्ययन करें जिससे आपको खुशी मिले? ओयांग म्यू ठिठक गया। जैसे ही उसका दिमाग घूमा, उसे अचानक भाई मो के शब्द याद आ गए। काफी हद तक समझ में आया। चाहे वह तलवारबाजी सीखे या तलवारबाजी, उसके पिता दुखी रहते। परिणाम दोनों ही तरह से एक ही था। तो फिर वह किस बात पर इतना उलझन में था? यद्यपि वह इस तर्क को समझता था, फिर भी अंदर ही अंदर उसे कुछ बेचैनी और झिझक महसूस हो रही थी। मो हुआ को उम्मीद नहीं थी कि वह सब कुछ तुरंत समझ जाएगा, बल्कि उसने उससे दिलासा दिया, ज्यादा मत सोचो, उन आध्यात्मिक तलवारों को गढ़ना शुरू करो जो तुम अभी भी मुझे देना चाहते हो। यद्यपि लिटिल वुड को पहले तलवारबाजी का अध्ययन करना था, फिर भी उसे मेरिट अंक अर्जित करने की आवश्यकता थी। उनकी तलवारबाजी कौशल योग्यता अंक अर्जित करने में उनकी सहायता करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनके पास इन्हें अर्जित करने के लिए तलवार चलाने पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जब तक मो हुआ उसे तलवार चलाने के सही रास्ते पर कदम दर कदम मार्गदर्शन करता रहेगा, तब तक अंततः सब ठीक हो जाएगा। मो हुआ ने मन ही मन सोचा, तलवारबाजी सीखने में इतनी बड़ी बात क्या है? कियानिक्स्यू राज्य में तलवारबाजी सीखने वाले शिष्य हर जगह हैं, उनके पास लिटिल वुड की कमी नहीं है। इसके अलावा लिटिल वुड में तलवारबाजी के लिए ज्यादा हुनर नहीं है, न ही उसमें उस मारक स्वभाव की प्रवृत्ति है जिसकी उसे जरूरत है। उसे तलवारबाजी सीखने के लिए मजबूर करना उसे पीछे धकेल रहा है।
इतना अच्छा तलवार चलाने वाला अंकुर और ताई आ संप्रदाय उसका मूल्य भी नहीं पहचानता। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। ओयांग म्यू ने होश संभाला, सिर हिलाया और कहा, ठीक है। बहरहाल उसे पहले भाई मो को दी जाने वाली 8 आत्मा तलवारें बनानी थीं। वैसे मो हुआ ने ओयांग म्यू के हाथ में तलवार ढालने के चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, इस चित्र को मेरे लिए वैसे ही संशोधित करो जैसा तुमने अभी बताया था। ये ताइक्सू गेट के उस छोटे भाई के लिए है जिसका कलाकृतियां निखारने का कौशल औसत दर्जे का है। ओयांग म्यू अभी भी आत्मविश्वास की कमी से झिझका। क्या ये ठीक है? किसी और की तलवार के चित्र में बदलाव करना क्या यह अनुचित नहीं होगा? मो हुआ ने दृढ़ता से सिर हिलाया, ये बिल्कुल सही है। बस आगे बढ़ो और इसे संशोधित करो। मो हुआ के दृढ़ आग्रह के तहत ओयांग म्यू ने गहनता से ध्यान केंद्रित किया और आत्मा तलवार के गठन आरेख को सावधानीपूर्वक संशोधित किया। जब मो हुआ ने परिणाम की जांच की तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। यदि उन्होंने उनकी तुलना न की होती तो उन्हें कभी यह एहसास न होता कि उनके पिछले आरेख कितने भयावह थे। चुपचाप मो हुआ ने अपने पहले के आरेखों को समेटा और उन्हें अपने स्टोरेज बैग में भर दिया। अपने डिजाइन का उपयोग करें, मो हुआ ने ओयांग म्यू से कहा। ठीक है भाई मो। यद्यपि ओयांग म्यू को ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन दुर्जय भाईमो से मिली इस मान्यता ने उसके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा दिया। ताया संप्रदाय में वापस लौटने पर उन्होंने अस्थायी रूप से अन्य मामलों को अलग रख दिया और मो हुआ के लिए तलवारें बनाने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। 8 दिन बाद ब्रेक अवधि के दिन रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के वनाच्छादित पहाड़ों में ओयांग म्यू ने दोनों हाथों से मो हुआ को एक सुनहरी आत्मा तलवार सौंपी। चूंकि वह पहली बार इस तरह की आत्मा तलवार बना रहा था, इसलिए उसे इसकी प्रभावशीलता के बारे में यकीन नहीं था। उसने पहले मो हुआ के निरीक्षण के लिए ही एक तलवार को परिष्कृत किया। मो हुआ ने आत्मा तलवार प्राप्त की, उसके दिल में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। तलवार हल्की थी, उसकी चमक मंद थी, उसकी आंतरिक संरचना सटीक थी, उसका आकार तीखा था और उसकी परिष्कृत शिल्पकला उल्लेखनीय रूप से परिष्कृत थी। तलवार श्रृंखला को उत्कीर्ण करने से पहले ही तलवार क्यूई के निशानों को महसूस किया जा सकता था। पहले इस्तेमाल की गई उड़ती तलवारों की तुलना में ये तलवार बहुत अलग थी। उत्साहित होकर मो हुआ ने तलवार का परीक्षण करने का निर्णय लिया। अभ्यास के साथ मो हुआ ने तेजी से आत्मा तलवार पर स्वर्ण काटने वाली तलवार की संरचना उकेर दी। उसकी गति इतनी तेज थी और पैटर्न इतने अनोखे कि ओयांग म्यू समझ ही नहीं पाया कि मो हुआ ने क्या बनाया है। तलवार व्यू पूरा करने के बाद मो हुआ एक खुले क्षेत्र में चला गया, आकाश की ओर देखा और लक्ष्य की तलाश के लिए अपनी दिव्य इंद्री को मुक्त कर दिया। जल्द ही एक क्रूर चील साफ आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी। मो हुआ पालथी मारकर बैठ गया और उसने अपने सामने स्वर्णिम आत्मा तलवार रख ली। उन्होंने अपनी सांस रोक ली, ध्यान केंद्रित किया, स्वर्ण तलवार नियंत्रण तकनीक को सक्रिय किया तथा अपनी दिव्य इंद्रिय से निशाना साधते हुए अपनी दिव्य विचार से तलवार को नियंत्रित किया। सुनहरी आत्मा तलवार अचानक चमक उठी। क्षण भर के लिए सुनहरी रोशनी चमक उठी। तभी सोने की एक लकीर आसमान की ओर उठी, जो सीधे जंगली चील राक्षस की ओर बढ़ रही थी। एक क्षण में ही चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। तेज तलवार क्यूई तुरंत फैल गई, सुनहरे कमल की तरह खिल गई, चील दानव को पूरी तरह से घेर लिया और उसके पंखों और मांस को टुकड़ों में काट दिया। टूटी हुई सोने की तलवार क्यूई द्वारा चील दानव का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। वह तुरंत ही मर गया, वह जमीन तक भी नहीं पहुंच पाया। इतना शक्तिशाली तलवार नियंत्रण। मो हुआ स्तब्ध सा दिख रहा था जब उसने ओयांग म्यू की ओर मुड़कर देखा, जो उतना ही हैरान था। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और साहपूर्वक कहा, अब से मेरे साथ रहो। उचित नहीं होगा। ओयांग म्यू कुछ झिझकते हुए कुछ हद तक स्तब्ध हो गए। क्या अनुचित है? मो हुआ ने कहा, अब से रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं ताई आज संप्रदाय का शिष्य हूं। ओयांग म्यू ने मो हुआ के ताओवादी वस्त्र पर एक नजर डालते हुए फुसफुसाया, वरिष्ठ भाई आप ताइक्सू गेट से हैं। मो हुआ ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, आपने मुझे पहले ही वरिष्ठ भाई कह दिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह ताई आ संप्रदाय है या ताइक्सू गेट। अपने क्षितिज को विस्तृत करें, संप्रदाय प्रतिद्वंद्विता में न अटकें। इसके अलावा ताया, ताइक्सू और चोंगक्सू संप्रदाय के ऐतिहासिक संबंध हैं और उनके पूर्वज भी जुड़े हुए थे। अगर आप 1000 साल से भी पहले की बात करें तो हम लगभग एक परिवार ही हैं। इसमें इतना हंगामा क्यों? ओयांग म्यू ने धीरे से सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि मो हुआ के शब्द समझ में आ रहे थे।
लेकिन मैं सिर्फ कलाकृतियों को निखारना और तलवार ढालना जानता हूँ। मुझे डर है कि मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, वरिष्ठ भाई मो। तलवार चलाना पहले से ही पर्याप्त है, मो हुआ ने उत्तर दिया। उसके पास जो कमी थी वह थी उसके लिए तलवार चलाने वाले किसी की। चाहे राक्षसों का शिकार करना हो या लड़ाई, मो हुआ के पास कभी भी लोगों की कमी नहीं होती थी। संप्रदाय के भीतर जब भी युद्ध की बात आती थी, चेंग मो, सीटू जियान, यान कियानजुन और हाओ जुवान हमेशा उसके इशारे पर काम करते थे। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में आसपास की पहाड़ियां लगभग उसके जूनियर ब्रदर्स से भरी हुई थीं। एक हल्की सी सीटी बजने पर एक टीम बुला ली जाती थी। इसके अलावा मो हुआ अपने आप में पूरी तरह सक्षम था। उनकी तकनीकों का भंडार पहले से ही काफी व्यापक था। विश्वासघात के लिए उसके पास छिपाव तकनीक थी, बचाव और पीछे हटने के लिए वह जल पासिंग सटे पर निर्भर था। आक्रमण के लिए उन्होंने फॉर्मेशन, निषिद्ध तकनीक और तलवार नियंत्रण का नेतृत्व किया। कियान लनिंग स्टेट सीमा के बाहर वह गोल्डन कोर क्षेत्र के चाचा गू चांगहुआई को भी बुला सकता था और गू परिवार के गुप्त आदेशों का लाभ उठाकर उनके साधकों को संगठित कर सकता था। उसके पास लड़ने के लिए बहुत सारे हाथ थे, लेकिन विशिष्ट और पेशेवर ताओ साधना प्रतिभाएं दुर्लभ थीं। वर्तमान में उनके पास विशेष रूप से रूढ़िवादी पृष्ठभूमि, विरासत और प्राकृतिक प्रतिभा वाले तलवार कलाकारों की कमी थी। ओयांग म्यू को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर मो हुआ की आंखों में एक चमक आ गई और उसने कहा, अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम इसे भूल सकते हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। आखिरकार ओयांग म्यू ताया संप्रदाय का एक शिष्य और ओयांग परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था। उसे ताइक्सू द्वार से किसी का अनुसरण करने के लिए कहना स्वाभाविक रूप से उसे असहज कर देता। यह तो केवल मानव स्वभाव था। वरिष्ठ भाई मो, मुझे क्षमा करें। ओयांग म्यू को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वरिष्ठ भाई मो उसके प्रति बहुत दयालु थे, फिर भी उसने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कोई बात नहीं, मो हुआ मुस्कुराया, अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। चलो इसे पूरी तरह से पेशेवर ही रहने देते हैं। भविष्य में तलवारें चलाने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें मेरिट पॉइंट से पुरस्कृत करूंगा। ओयांग म्यू ठिठक गया, उसके चेहरे पर कुछ चिंता झलक रही थी। मो हुआ ने मोटे तौर पर समझा और पूछा, क्या आप चिंतित हैं कि आपके पिता आपको तलवार चलाने नहीं देंगे? ओयांग म्यू ने सिर हिलाया। लेकिन आपको अभी भी मेरिट पॉइंट अर्जित करने की आवश्यकता है ना? मैं करता हूँ। क्या आपके पिता आपको मेरिट पॉइंट देते हैं? मो हुआ ने आगे कहा। ओयांग म्यू ने सिर हिलाया, नहीं, ताया संप्रदाय के नियम सख्त हैं और हमारा ओयांग परिवार भी सख्त है। संप्रदाय में सब कुछ खुद कमाना पड़ता है। हम दूसरों को धमकाने के लिए अपनी हैसियत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, न ही निजी फायदे के लिए अपनी पहचान का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि मेरिट पॉइंट भी धीरे धीरे जमा करने पड़ते हैं। तो फिर तलवार चलाने के अलावा क्या आपके पास मेरिट पॉइंट अर्जित करने का कोई और तरीका है? गहन विचार में दिमाग खपाने के बाद ओयांग म्यू को अंततः ये स्वीकार करना पड़ा कि तलवार चलाने के अलावा उसके पास मेरिट अंक अर्जित करने का कोई अन्य साधन नहीं था। ये लो, मो हुआ ने कहा, यदि तुम्हारे पिता तुम्हें योग्यता अंक नहीं देंगे और तुम्हें उन्हें स्वयं अर्जित करना होगा, तो ऐसा करने के लिए तुम केवल तलवार चलाने पर ही भरोसा कर सकते हो। इसके अलावा चाहे तलवार चलाना सीखना हो या तलवारबाजी को निखारना हो, ये भविष्य की चिंताएं हैं। फिलहाल प्राथमिकता मेरिट पॉइंट अर्जित करना और साधना पर ध्यान केंद्रित करना है। वर्तमान के बिना कोई भविष्य नहीं है। तो अभी के लिए केवल तलवार चलाने पर ध्यान केंद्रित करो, किसी और चीज की चिंता मत करो। ओयांग म्यू अपनी सहमति में सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। इस मौके का फायदा उठाते हुए मो हुआ ने गंभीर स्वर में कुछ दबाव डाला। इसके अलावा ध्यान से सोचें, पूरे कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में तलवार चलाने वाले मास्टर बिल्कुल दुर्लभ नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। तलवारबाजी में माहिर लोगों को अपनी कला का अभ्यास करने के लिए राक्षस जानवरों से बनी सामग्री की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। स्थिर सामग्री आपूर्ति, तलवार ढलाई के लिए रोजगार और योग्यता अंकों के साथ मुआवजा प्राप्त करने के अवसर अत्यंत दुर्लभ हैं। यदि आप यह मौका चूक गए तो हो सकता है कि भविष्य में आपको ऐसा कोई दूसरा मौका ना मिले। ये सुनकर ओयांग म्यू तुरंत घबरा गया। संप्रदाय के मिशनों में हमेशा ही कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी। पहले तो उन्हें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती थी तथा संप्रदाय की शिक्षाओं के बाहर तलवार चलाने के अतिरिक्त अवसर अत्यंत दुर्लभ थे।
यदि वह स्वयं ही इसे परिष्कृत करना चाहता है तो केवल सामग्री की लागत के लिए ही उसे काफी मात्रा में मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। ओयांग म्यू को अभी भी याद है कि तलवार चलाने के लिए ज्वाला दानव भेड़िया की रीढ़ की हड्डी हासिल करने के लिए उसने क्या प्रयास किए थे। अंततः केवल अपने आप पर भरोसा करते हुए वह इसे प्राप्त करने में असफल रहा। ये वरिष्ठ भाई मोही थे जिन्होंने किसी को ज्वाला दानव भेड़िया को मारने, रीढ़ की हड्डी निकालने और उसे उपहार में देने के लिए कहा था। यदि वह अभी इनकार कर देता तो उसे सचमुच डर था कि भविष्य में वह ऐसे आकर्षक तलवारबाजी के अवसरों को खो देगा। ओयांग म्यू ने तुरंत कई बार सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई मो, यदि आपको मेरी अपरिष्कृत कुशलताओं से कोई आपत्ति नहीं है तो आप तलवार चलाने के लिए कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अच्छा, मो हुआ ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें सामग्री उपलब्ध करा दूंगा। अभी के लिए मैंने तुम्हें जो सुनहरी आत्मा तलवारें दिखाई थीं, उनमें से 6 या 7 बना लो, फिर मैं दूसरी तरह की तलवारें बनाने पर विचार करूंगा। ठीक है, वरिष्ठ भाई मो। ओयांग म्यू सहमत हो गया। बाद में मुहुआ को एक बाज दानव मिला जो तलवार क्यूई द्वारा हवा में ही गिरा दिया गया था और जमीन पर गिर गया था। उसने उसकी खाल उतारी और सामान इकट्ठा किया और फिर उसे ओयांग म्यू को सौंप दिया और उसे निर्देश दिया कि वह पहाड़ के द्वार पर जाकर उन्हें मेरिट पॉइंट से बदल दे और उन्हें अपने निजी इस्तेमाल के लिए बचाकर रखे। उस बेचारे लड़के के नाम पर 300 से अधिक मेरिट अंक थे। बिना किसी सहायता के वह संभवतः रिफाइनिंग डेमन माउंटेन का प्रवेश शुल्क भी वहन नहीं कर सकता था। ओयांग म्यू अभिभूत और भावुक हो गए, लेकिन अपनी आर्थिक तंगी को देखते हुए मना नहीं कर सके। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, वरिष्ठ भाई मो की दयालुता का बदला चुकाने के लिए उसे स्वयं को पूरी तरह से तलवार चलाने में समर्पित करना होगा। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन को छोड़कर दोनों एक साथ संप्रदाय में वापस चले गए। क्योंकि ताया पर्वत और ताइक्सू पर्वत समीपस्थ थे, इसलिए संप्रदाय तक उनके मार्ग एक ही थे। जैसे ही वे चल रहे थे, मो हुआ को अचानक एक प्रश्न सूझा और उसने पूछा, छोटे वुड, आपकी उम्र क्या है? ओयांग म्यू ने एक क्षण सोचा और उत्तर दिया, मैं ताओवादी कैलेंडर के वर्ष 2012 के तीसरे महीने में पैदा हुआ था। मो हुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ। लिटिल वुड वास्तव में उसकी ही उम्र का था, बल्कि कुछ महीने बड़ा भी था। गणना करते समय मो हुआ को एहसास हुआ कि वह वास्तव में छोटा था, लेकिन लिटिल वुड को ऐसा लग रहा था कि उसे वरिष्ठ भाई कहने की आदत हो गई है, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातें बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी ताइक्सू गेट में उनसे उम्र में बड़े बहुत से शिष्य थे जो अब भी उन्हें जूनियर ब्रदर कहते थे। चलते चलते दोनों यूं ही बातें करते रहे। पहाड़ी द्वार पर पहुंचकर वे अपने अपने संप्रदाय में लौट गए। मो हुआ ताइक्सू गेट पर लौट आया, जबकि ओयांग म्यू ताया संप्रदाय की ओर वापस चला गया। ताया पर्वत से एक मजबूत और प्राचीन, गंभीर और भव्य वातावरण झलकता था, जो ताइशु द्वार के अलौकिक आकर्षण और शांत सौंदर्य से बिल्कुल अलग था। इसकी चोटियों और रास्तों, ईंटों और टाइलों में एक स्पष्ट शिल्पकला झलकती थी। अपना सिर नीचे झुकाकर ओयांग म्यू चुपचाप शिष्य के निवास पर लौट आया। रास्ते में उसने किसी का अभिवादन नहीं किया, और स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उनका अभिवादन नहीं किया। ताइगा संप्रदाय में वह अधिकतर अकेले ही रहते थे। वह पहले से ही इसका आदी हो चुका था। शिष्य के घर वापस आकर ओयांग म्यू ने दरवाजा बंद कर लिया और अपने कमरे में अकेला रह गया। उसने मो हुआ द्वारा दिया गया तलवार का चित्र निकाला और बार बार उसका अध्ययन किया। साथ ही उसने सोचा और टिप्पणी की कि वह भाई मो के मार्गदर्शन के अनुसार आत्मा तलवार को बेहतर ढंग से कैसे बना सकता है। जैसे ही उसने सोचा, उसके दिमाग में अचानक एक छवि उभर आए, उस दिन का दृश्य जब मो हुआ अपनी तलवार को नियंत्रित कर रहा था। एक सुनहरी रोशनी आकाश में फैल रही थी और राक्षस जानवरों का वध कर रही थी। भाई मो की तलवार नियंत्रण तकनीक वास्तव में शक्तिशाली थी, बहुत शक्तिशाली। शब्द न मिलने के कारण उसे कोई और वर्णनात्मक शब्द सूझ ही नहीं रहा था। बार बार वह बस इन 2 शब्दों पर ही अचंभित हो रहा था, इतना शक्तिशाली। यद्यपि भाई मो में प्राकृतिक प्रतिभा की थोड़ी कमी थी, फिर भी उनकी तलवार नियंत्रण तकनीक उसी पीढ़ी के शिष्यों में देखी गई किसी भी तकनीक से अधिक मजबूत थी। ओयांग म्यू को उत्तेजना की एक अकथनीय लहर महसूस हुई। इस दुर्जेय तलवार नियंत्रण तकनीक में उनके द्वारा बनाई गई आत्मा तलवार का उपयोग किया गया था। भाई मो ने तो उसकी प्रशंसा भी की थी। ओयांग म्यू ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि यदि वह और भी बेहतर, उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा तलवार बना सकता, तो क्या ये तलवार नियंत्रण तकनीक और भी अधिक दुर्जेय नहीं हो जाती।
एक अधिक शक्तिशाली तलवार नियंत्रण तकनीक, ये कैसी दिखेगी? ओयांग म्यू ने बड़ी उत्सुकता से इसके बारे में सोचा। अल्पविराम। उसके बाद ओयांग म्यू तलवार बनाने में और भी अधिक प्रेरित हो गया। अपने स्वाभाविक रूप से मेहनती और जिम्मेदार व्यक्तित्व के साथ तलवार बनाने के अपने जुनून के अलावा उन्होंने आत्मा तलवारों को परिष्कृत करने के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया। अगले ब्रेक पीरियड तक उसने 3 और स्पिरिट तलवारें बना ली थीं। क्योंकि मुझे साधना और कक्षाओं के लिए भी समय चाहिए होता है, मैं अपने खाली समय में ही शिल्पकला कर पाती हूँ, इसलिए मैं केवल 3 ही बना पाती हूँ, ओयांग म्यू ने मोहुआ को समझाया। ये ठीक है, ये पहले से ही बहुत अच्छा है, मोहुआ ने उसे प्रोत्साहित किया। इस अवधि के दौरान मोहुआ को एहसास हो गया था कि लिटिल वुड में वास्तव में तलवार बनाने की उत्कृष्ट प्रतिभा थी, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। इसके अलावा शिल्प सामग्री की कमी और अपने पिता द्वारा तलवार चलाने की कला को छोड़कर तलवारबाजी सीखने के लिए कहे जाने के बोझ के कारण वह चिंताओं से दबा हुआ था और पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पा रहा था। तलवार चलाना सीखते रहो बेझिझक। अगर तुम्हें सामग्री की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास तलवार बनाने के कोई नए विचार या तरीके हैं तो तुम उन्हें मेरे साथ साझा कर सकते हो। मोहुआ ने लिटिल वुड को थोड़ा पोषित करने का निर्णय लिया तथा उसे कलाकृतियों के शोधन में एक अनोखे मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया। उनकी अपनी स्थिति भी अपरंपरागत थी। चाहे वह अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण हो या तलवार ढालना, वे कलाकृतियों के परिष्करण के सामान्य मानकों से अलग थे। यदि लिटिल वुड पर भरोसा किया जा सके तो मोहुआ को भविष्य में कलाकृतियों के परिष्करण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी और वह केवल संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। वह संरचनाओं का अध्ययन करने और संरचना आरेखों को डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। लिटिल वुड परिष्कृत आरेखों पर शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उनके सहयोग से उत्पन्न नवाचारों को गुशान रिफाइनिंग वर्कशॉप में मास्टर गू की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है। प्रत्येक अपनी अपनी शक्तियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा तथा उत्तम विभाजन और तालमेल प्राप्त करेगा। मोहुआ ने ओयांग म्यू की ओर उत्सुकता से देखा। ओयांग म्यू को पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन अचानक उसने अपने कंधों पर भारी वजन महसूस किया। ठीक है, भाई मो। उसके बाद लिटिल वुड ने तेजी से प्रगति करना शुरू कर दिया। मोहुआ ने उसे अधिक जिम्मेदारियां संभालने दी। सिर्फ आध्यात्मिक तलवारें ही नहीं, बल्कि अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण भी लिटिल वुड को सौंपे गए। मोहुआ अपने विचार और उनसे जुड़ी रचना की अवधारणाएं समझाता, फिर लिटिल वुड को शोधन आरेख बनाने देता। लिटिल वुड सावधानीपूर्वक अपने डिजाइन तैयार करते, मोहुआ से परामर्श करते, संरचना संबंधी मुद्दों को सुलझाते और शोधन सरणी मानचित्र को अंतिम रूप देते। मोहुआ ने ये शोधन सरणी मानचित्र मास्टर गू को प्रस्तुत किया, जिन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की। ये रिफाइनमेंट एरे मैप शानदार ढंग से डिजाइन किया गया है और बेहद व्यावहारिक है। मेरे स्तर को देखते हुए मुझे इसमें शायद ही कोई खामी नजर आए। कुछ क्षण विचार करने के बाद मास्टर गू ने पूछा, ये केवल युवा मास्टर द्वारा ही नहीं बनाया गया था, है ना? वह मोहुआ की क्षमताओं की सीमा को अच्छी तरह से जानता था। मोहुआ संरचना निर्माण में अत्यंत कुशल थे, लेकिन कलाकृतियों के परिष्करण में, हालांकि उनके पास कई आकर्षक विचार थे और वे अक्सर दूसरों को आश्चर्यचकित करते थे, उनकी कमजोर नींव के कारण अक्सर बुनियादी त्रुटियां होती थीं। मोहुआ ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैंने तलवार चलाने वाले परिवार में जन्मे एक शिष्य से सहायता मांगी थी। मास्टर गू क्षण भर के लिए चौंके, फिर प्रशंसा से बोले, कोई आश्चर्य नहीं। आपके इस शिष्य का आधार मजबूत है और पारिवारिक विरासत भी गहरी है। मोहुआ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, वास्तव में। अल्पविराम। इसके तुरंत बाद ओयांग म्यू द्वारा डिजाइन की गई आत्मा कलाकृतियों का मास्टर गू की देखरेख में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। एक बार परिष्कृत होने के बाद मोहुआ ने उन्हें आजमाया और उन्हें संतोषजनक पाया। रिफाइनिंग डेमन पर्वत में पुनः प्रवेश करते हुए मोहुआ ओयांग म्यू को उसके जूनियर ब्रदर्स के समूह से मिलने के लिए ताइक्सू गेट के पर्वत शिखर पर ले आया। मोहुआ ने उनका सभी से परिचय कराया। इस शिष्य का उपनाम ओयांग है और उसे म्यू नाम दिया गया है। वह ताई आ संप्रदाय का शिष्य है, तलवारबाजी में असाधारण प्रतिभा रखता है। कृपया शोधन दानव पर्वत पर हमारे प्रवास के दौरान उसकी अच्छी देखभाल करें। ताई संप्रदाय के शिष्य। ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों के समूह ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। ताया संप्रदाय का एक शिष्य वह कनिष्ठ भाई के साथ क्यों जा रहा था? लेकिन जूनियर भाई जो कुछ भी करते थे उसके पीछे आमतौर पर उनके अपने कारण होते थे।
छोटे भाई ने सभी से कहा है कि वे उसका ध्यान रखें, इसलिए आप भी ऐसा ही करें। इसके अलावा तया संप्रदाय और ताइक्सू संप्रदाय पहले से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिष्यों के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान कोई बुरी बात नहीं है और वे इसे अस्वीकार भी नहीं करते। ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों ने अपने हाथ जोड़े और कहा, नमस्कार भाई ओयांग। विभिन्न संप्रदायों के बीच शिष्यों के बीच वरिष्ठता का पदानुक्रम सबसे पहले उनके समूह वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उच्चतर समूह में आने वाले वरिष्ठ भाई या वरिष्ठ बहन होते हैं, निम्न समूह में आने वाले कनिष्ठ भाई या कनिष्ठ बहन होते हैं। यदि वे एक ही समूह से हैं तो इसका निर्धारण आमतौर पर उम्र के आधार पर किया जाता है। बड़े भाई को वरिष्ठ भाई या वरिष्ठ बहन की उपाधि दी जाती है, अन्यथा गतिशीलता संदर्भ पर निर्भर करती है। ओयांग म्यू दुबले पतले और युवा दिखने के कारण स्वाभाविक रूप से जूनियर ब्रदर कहलाने लगे। ओयांग म्यू का काला भावहीन चेहरा अचानक लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोला, हाँ नमस्ते सभी को। इससे पहले कभी भी इतने सारे लोगों ने उसे एक साथ नहीं देखा था, न ही उन्हें कभी इतने सारे लोगों द्वारा एक साथ जूनियर भाई कहकर संबोधित किया गया था। एक पल के लिए वह पूरी तरह से घबरा गए। मो हुआ ने तब कहा, भविष्य में यदि आपकी आध्यात्मिक कलाकृतियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उन्हें मरम्मत की आवश्यकता होती है तो आप जूनियर भाई ओयांग को ढूंढ सकते हैं। समझा? ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी आध्यात्मिक कलाकृतियां आमतौर पर या तो विरासत में मिली होती थी या कस्टम निर्मित होती थी, जिन्हें जूनियर ब्रदर की सिफारिश पर ताइक्सू शहर में गू फैमिली स्टोर से खरीदा जाता था। लेकिन जब ये कलाकृतियां टूट जाती थीं, तो उनकी मरम्मत करना एक झंझट बन जाता था। विशेषकर आध्यात्मिक तलवारों की मरम्मत महंगी और जटिल थी। मरम्मत के लिए एक पेशेवर तलवार ढलाई मास्टर का होना आदर्श होगा। लिटिल वुड को सामने आने देना दरअसल एक तरह की दीक्षा थी। मो हुआ के इरादे आंशिक रूप से पूरे हो चुके थे। हाथ हिलाते हुए उसने कहा, देर हो रही है, चलो कुछ राक्षसों का शिकार करते हैं। हाँ जूनियर भाई। कुछ शिष्य तितर बितर हो गए। अन्य लोग जिन्हें मोहुआ के साथ चर्चा करनी थी, छोटे छोटे समूहों में उनके पास आए और पूछा, छोटे भाई कल आपने जो राक्षस शिकार संरचना सिखाई थी, मैं उसमें अभी भी पूरी तरह पारंगत नहीं हूँ। क्या ये दिव्य इंद्रिय द्वारा सक्रिय नहीं होती? क्या मेरी दिव्य इंद्रिय बहुत कमजोर हो गई है? मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। जूनियर भाई, क्या आप मुझे ये बताने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं कि काले भालू दानव को कैसे मारा जाए? मैं भालू के पंजों का उपयोग करके उल्कापिंड हथौड़ों की एक जोड़ी बनाना चाहता हूँ। छोटे भाई, क्या कोई ताओवादी वस्त्र है जो पृथ्वी श्रृंखला की राक्षसी शक्तियों का प्रतिकार कर सके, या कवच तोड़ने के लिए कोई विशेष रूप से निर्मित कलाकृति है? मैंने गू परिवार स्टोर से पूछा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। छोटे भाई, बाद में हम एक बर्मीज पाइथन को मारने की योजना बना रहे हैं। उसका खून बहुत दुर्लभ है। क्या हम आपके लिए कुछ बचा कर रखें? अल्पविराम। मो हुआ ने धैर्यपूर्वक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। संतोषजनक उत्तर पाकर शिष्य अपने अपने रास्ते चले गए। बगल में ओयांग म्यू अंदर से आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि ताइक्सू संप्रदाय में भाई मो का दर्जा उसकी कल्पना से कहीं अधिक ऊंचा था। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई, जो उल्लेखनीय प्रतिभा, असाधारण स्वभाव और ताया संप्रदाय के अपने साथियों के बीच प्रमुख प्रतिष्ठा रखते थे, भी इस तरह के प्रभाव से मेल नहीं खा सके। ओयांग म्यू ने मोहुआ की तरफ देखा, जिसकी नजरें साफ और सरल थीं। उसका व्यवहार एक सीधे सादे और मासूम युवक जैसा सहज था। एक पल के लिए ओयांग कुछ सोच में डूब गया। क्या बात है? मोहुआ ने पूछा। ओयांग म्यू हल्के से मुस्कुराया, ओह कुछ नहीं। अल्पविराम। इसके बाद के दिनों में ओयांग म्यू और भी अधिक मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ बन गया। मो हुआ के हाथों में आत्मा तलवार ओयांग म्यू के सुझावों के तहत कई अनुकूलन से गुजरी। प्रत्येक अनुकूलन के साथ इसकी शक्ति बढ़ती गई। हालांकि समय के साथ आत्मा तलवार की गुणवत्ता अपनी सीमा तक पहुंच गई। मो हुआ की तलवार नियंत्रण की शक्ति भी बाधित हुई। भाई मो विशिष्ट परिस्थितियों में तलवारों की व्यूह रचना को स्थिर करने के लिए प्रथम श्रेणी के राक्षस से प्राप्त सामग्री का उपयोग करने से फिलहाल केवल इतनी ही शक्ति बढ़ सकती है, ओयांग म्यू ने कहा। यदि आप और अधिक सुधार करना चाहते हैं तो आपको कम से कम मध्यस्तर द्वितीय श्रेणी के राक्षस से सामग्री की आवश्यकता होगी। लेकिन इन सामग्रियों को गलाना मुश्किल है और मेरी वर्तमान साधना के स्तर के साथ मैं उनका उचित उपयोग करने में सक्षम नहीं हूँ। वैकल्पिक रूप से तलवारों की कतार भी है।
उनकी बातचीत से ओयांग म्यू को मोहुआ के तलवार नियंत्रण के पीछे का सिद्धांत समझ में आ गया था। उसे यह चतुराई भरा और थोड़ा अनुचित लगा। फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि तलवार नियंत्रण की यह विधि, विशेष रूप से अप्रत्याशित भाइयों के हाथों में, अपनी शक्ति में भयानक थी। ओयांग म्यू ने कहा, इस तलवार नियंत्रण की शक्ति मूलतः तलवारों की व्यूह रचना की शक्ति पर निर्भर करती है। तलवारों की व्यूह रचना जितनी मजबूत होगी, तलवार नियंत्रण भी उतना ही शक्तिशाली होगा। वैसे भाई मो, ओयांग म्यू ने अचानक पूछा, क्या आपके परिवार की तलवारें गोल्ड सीरीज तलवारों तक ही सीमित हैं? परिवार की तलवारें? मो हुआ क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गया। ओयांग म्यू ने जवाब दिया, क्या आपने खुद ऐसा नहीं कहा? अरे हाँ, मो हुआ लगभग भूल ही गया था। उन्होंने लिटिल वुड को बताया था कि उनकी तलवार पर बनी गोल्ड कटिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक पारिवारिक विरासत में मिली गोल्ड सीरीज स्वॉर्ड एरे थी। लिटिल वुड दयालु था, उसने बिना किसी सवाल के उस पर विश्वास कर लिया था। हाँ, ये सही है, यह मुझे अपने परिवार से विरासत में मिला है। मो हुआ ने फिर से जोर दिया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे परिवार ने केवल यही एक वंशक्रम आगे बढ़ाया है। फिलहाल हमारे पास कोई और वंशक्रम नहीं है। भविष्य में उनका परिवार और अधिक संपत्ति प्रदान करेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि अन्य संप्रदाय या परिवार उन्हें क्या प्रदान करते हैं। ओयांग म्यू को थोड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने कहा, यदि अन्य तलवारें होती तो हम बहुगुण बहुरूप वाली आत्मा तलवारों के साथ प्रयोग करने की कोशिश कर सकते थे। मो हुआ ने हल्की सी आह भरी। वास्तव में अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसने पूछा, क्या होगा यदि हम तलवारों का उपयोग न करें? तलवारों का उपयोग नहीं किया? मो हुआ ने सुझाव दिया, अन्य संरचनाओं जैसे कि हत्या संरचनाओं के बारे में क्या? ओयांग म्यू ने अपना सिर हिलाया, ये काम नहीं करेगा। सभी संरचनाओं को आसानी से तलवारों में नहीं ढाला जा सकता। तलवारों की व्यूह रचनाएं विशेष होती हैं। हालांकि मुझे इन संरचनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तलवार चलाने के नजरिए से तलवारों की व्यूह रचनाएं तलवार के हथियारों के साथ सबसे ज्यादा मेल खाती हैं। तलवार के हथियार भी तलवारों की शक्ति को अधिकतम कर सकते हैं। अन्य संरचनाओं में आत्मा तलवारों के प्रति अनुकूलन क्षमता कम होती है, और तलवार नियंत्रण के माध्यम से वे जो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं वह न्यूनतम होती है। यदि आप वास्तव में उनका उपयोग करना चाहते हैं तो पहले संरचना को तलवार सरणी में परिवर्तित करना होगा। ये सुनकर मो हुआ एक पल के लिए ठिठक गया, फिर आश्चर्य से बोला, तलवारों की व्यूह रचना में परिवर्तित? संरचनाओं को तलवारों की व्यूह रचना में भी परिवर्तित किया जा सकता है? मो हुआ के प्रश्न से अचंभित ओयांग म्यू को अचानक अनिश्चितता और झिझक महसूस हुई। ये जानते हुए कि मो हुआ एक सम्मानित फॉर्मेशन मास्टर थे, ओयांग अपनी प्रतिक्रिया में और भी अधिक सतर्क हो गए। मुझे वास्तव में यकीन नहीं है, ओयांग म्यू ने फुसफुसाते हुए कहा, यह बात मैंने अपने पिता और हमारे संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग से बातचीत करते हुए सुनी थी। ये सच है या नहीं, या इसमें कोई गलती थी भी या नहीं, मुझे ठीक से पता नहीं। ये भी संभव है कि मैंने गलत सुना हो। मो हुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह गहरी सोच में डूब गया। लिटिल वुड झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। ये कथन कुछ हद तक सत्य हो सकता है। जब मो हुआ ने पहले तलवारों की व्यूह रचना की थी तो उसने इस संभावना पर विचार नहीं किया था, लेकिन अब उसे यह बात सूझी। सेवर गोल्ड सैक्ट के गोल्ड कटिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन में तलवार के पैटर्न कुछ भिन्न गोल्ड सीरीज फॉर्मेशन पैटर्न से मिलते जुलते थे। तलवार के पैटर्न भिन्न भिन्न गठन पैटर्न थे। तलवारों की व्यूह रचनाएं भिन्न भिन्न थीं। ये बात बिल्कुल सही लगी। इससे पहले मो हुआ इस बात से हैरान था कि एल्डर मास्टर जून के संरचनाओं के वर्गीकरण में, जो येन यांग और एरी से लेकर 3 प्रतिभाओं, 4 प्रतीकों, 7 सितारों और 8 त्रिग्रामों तक फैला हुआ था, तलवारों की व्यूह रचना को शामिल क्यों नहीं किया गया था? तलवारों की व्यूह रचनाएं एक अद्वितीय श्रेणी की थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से वे एरी से लेकर 8 त्रिग्रामों तक के किसी भी पारंपरिक वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आती थीं। यदि तलवारों की व्यूह रचनाएं भिन्न संरचनाएं होती तो ये सब जुड़ जाता। ये विभिन्न संरचनाएं संरचनाओं की व्यापक श्रेणियों के साथ संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि उनके साथ गुंथ जाएंगी। सैद्धांतिक रूप से एरी से लेकर 8 ट्रिग्राम तक किसी भी संरचना को विशिष्ट संरचना पैटर्न विविधताओं के माध्यम से तलवार सरणी में परिवर्तित किया जा सकता है। पृथ्वी अग्नि संरचना को पृथ्वी अग्नि तलवार व्यूह में परिवर्तित किया जा सकता है। डीशा फॉर्मेशन को डीशा स्वॉर्ड एरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अल्पविराम।
हालांकि सिद्धांत रूप में ये सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में इस पर शोध करना निस्संदेह एक बड़ी चुनौती होगी जो कठिनाइयों से भरी होगी। अन्यथा तलवार तारों की व्यूह रचना तलवार दांव परिवारों की मुख्य गुप्त विरासत के रूप में नहीं रह जाती। मोह हुआ कि संरचना विशेषज्ञता के आधार पर संरचना पैटर्न को तलवार पैटर्न में परिवर्तित करने के लिए मानक पैटर्न परिवर्तन में निश्चित रूप से संरचनाओं के सबसे गहन और जटिल सिद्धांत शामिल होंगे। इसमें किस प्रकार के गठन सिद्धांत शामिल होंगे? मोह हुआ ने उत्तर खोजने के लिए अपना दिमाग खपाया और अचानक उसे एक शब्द सूझा। गठन प्रवाह। तलवार दांव गठन प्रवाह। संरचना प्रवाह में संरचनाओं की उत्पत्ति तथा उनके मूल तत्व तक पहुंचने पर चर्चा की गई। महान दांव की उत्पत्ति को समझने और एक निश्चित तलवार दांव संरचना प्रवाह में महारत हासिल करने के लिए किसी को संरचना पैटर्न परिवर्तनों के माध्यम से मौलिक संरचनाओं को तलवार सरणियों में परिवर्तित करने की अनुमति मिल सकती है। मोह हुआ का दिल कांप उठा। यदि यह परिकल्पना सही साबित हुई तो मोह हुआ के विचार तेजी से घूम रहे थे, क्योंकि वह अपने निष्कर्ष जारी रख रहा था। यदि उन्होंने रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन या आध्यात्मिक शक्ति सम्मिलन के सिद्धांतों को एक फॉर्मेशन में लागू किया और फिर तलवार दांव फॉर्मेशन फ्लो के माध्यम से उन्हें तलवार सरणियों में परिवर्तित करने के लिए फॉर्मेशन पैटर्न रूपांतरण का संचालन किया, क्या इसका परिणाम यह नहीं होगा कि आध्यात्मिक शक्ति विघटन तलवार व्यूह और आध्यात्मिक शक्ति अभिसरण तलवार व्यूह, इंद्रिय तलवार नियंत्रण दिव्य इंद्रिय को बल के रूप में, एक आत्मिक तलवार को माध्यम के रूप में, एक तलवार व्यूह को संरचना के रूप में तथा आध्यात्मिक शक्ति उत्क्रमण और आध्यात्मिक शक्ति सम्मिलन के नियमों का उपयोग करके विनाशकारी संहारक शक्ति को उन्मुक्त करना। इसके बारे में सोचते ही मोह हुआ भय से कांप उठी। लेकिन अफसोस की बात है, अब तक उन्होंने औपचारिक रूप से फॉर्मेशन फ्लो का अध्ययन नहीं किया था। जहां तक तलवारों की व्यूह रचना का सवाल है, उसने सिर्फ सोना काटने वाली तलवार संरचना सीखी थी। जटिलता को सरल बनाने, भीड़ को एक में मिलाने या तलवार दांव संरचना प्रवाह के तलवार दांव मूल में तल्लीन होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वह लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। बहरहाल इसके कारण मोह हुआ ने धीरे धीरे अपने मन में एक दिशा और एक रूपरेखा बना ली। दिव्य ज्ञान तलवार नियंत्रण को संरचनाओं की घातक शक्ति के साथ संयोजित करना। अब से अधिक संरचनाओं का अध्ययन करें और सभी चीजों के नियमों को समझें। तलवार दांव की समझ को गहरा करने के लिए तलवार नियंत्रण का अधिक अभ्यास करें। भविष्य में एक दिन वह निस्संदेह महान दांव में अंतर्दृष्टि प्राप्त करेगा, तलवार की व्यूह रचनाओं के साथ विलय करेगा और तलवार दांव परम हथियार बनाएगा, जो दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण को मंत्र बिंदु के रूप में, तलवार को रूप के रूप में और व्यूह रचना को मूल के रूप में उपयोग करता है, जो दांव कानूनों की शक्ति को धारण करता है। मोह हुआ उत्सुकता से भर गया। उन्होंने उम्मीदों से भरे हुए ओयांग म्यू के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम्हें गंभीरता से तलवार चलाने का अध्ययन करना चाहिए। भविष्य में तलवार ढालने के सभी मामले लिटिल वुड पर निर्भर होंगे। ओयांग म्यू थोड़ा उलझन में था, लेकिन मोह हुआ द्वारा स्वीकार किए जाने से वह कुछ हद तक खुश था। इसके बाद उन्होंने तलवार चलाने का काम पूरी लगन से जारी रखा। आत्मा तलवारों की गुणवत्ता अपनी वर्तमान सीमा तक पहुंच गई थी। तलवार पर नियंत्रण की शक्ति भी संकटग्रस्त हो गई थी। ओयांग म्यू केवल अन्य दृष्टिकोणों से ही सोच सकते थे कि किस प्रकार सुधार किया जाए, जिसकी शुरुआत लागत में कमी से हो। मोह हुआ कि अपरंपरागत तलवार नियंत्रण तकनीक के तहत हर बार जब इसे निष्पादित किया जाता था तो एक आत्मा तलवार की बलि दी जाती थी। आत्मा तलवारें उपभोग्य वस्तु बन गई थीं। लंबे समय तक इनका उपयोग करने पर भारी खर्च आएगा। ओयांग म्यू ने सोचा कि चूंकि वह अब उनकी शक्ति को और नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वह भाईमो के कुछ योग्यता अंक बचाने के लिए लागत को कम कर सकता है। आखिरकार योग्यता अंक अर्जित करना कठिन था। ये बात उन्होंने गहराई से समझी। यद्यपि उसने भाईमो के लिए तलवारें बनाकर और बदले में लूट से लाभ उठाकर काफी मात्रा में योग्यता अंक अर्जित किए थे, फिर भी मितव्ययी और साधन संपन्न होने की आदत उसकी हड्डियों में गहराई तक समाई हुई थी। मोह हुआ के साथ चर्चा करने के बाद ओयांग म्यू ने तलवारों की प्रभावशीलता को कम किए बिना कोनों को काटने के तरीकों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया और स्पिरिट तलवारें बनाने के लिए कुछ सस्ती सामग्रियों का उपयोग किया। आमतौर पर चूंकि स्पिरिट तलवारें लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए होती थीं, इसलिए शक्ति और स्थायित्व का संतुलन बनाए रखना जरूरी था। इसलिए इन्हें बनाने की प्रक्रिया जटिल थी और इन्हें परिष्कृत करने वाली सामग्री महंगी थी। सामग्री की गुणवत्ता का सीधा असर उत्पाद पर पड़ता था, जिससे किसी भी तरह की कटौती की गुंजाइश नहीं बचती थी।
लेकिन मोहुआ की तलवार नियंत्रण तकनीक से तलवारों का समूह एक धमाके के साथ फट जाता था और आत्मा तलवार एक बार के प्रयोग के बाद टूट जाती थी। इसलिए आत्मा तलवारों को मजबूत और टिकाऊ, संरचनात्मक रूप से स्थिर और सौंदर्यपूर्ण और सुरुचिपूर्ण बनाने के पारंपरिक आदर्शों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। वास्तव में तलवार हथियार स्वयं भी विस्फोटक संरचना अपना सकता है। मजबूती और टिकाऊपन को भूल जाए, इसके बजाय ज्वलनशीलता, अस्थिरता और विस्फोटकता को प्राथमिकता दीजिए। ये बात मोहुआ ने सहजता से कही थी। ये पहली बार था जब ओयांग म्यू को एहसास हुआ कि तलवार के हथियारों में भी ऐसे विचित्र शोधन तरीके हो सकते हैं। कलाकृतियों के परिष्करण के लिए हमेशा पाठ्य पुस्तक का अनुसरण करना तथा परंपराओं का कठोरता से पालन करना आवश्यक नहीं था। वस्तुओं के मानदंड लोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन वस्तुएं मृत होती हैं और लोग जीवित होते हैं। हमें निर्जीव वस्तुओं को जीवित लोगों के अनुकूल बनाना होगा। तो मोहुआ ने कहा। ओयांग म्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अभी अभी कोई रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ हो और वह प्रशंसा से बोला, भाई मो, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। यद्यपि भाई मो की परिष्कृत करने की कुशलता औसत थी, फिर भी उनके शब्द सचमुच व्यावहारिक थे। वस्तुएं मृत हैं, व्यक्ति जीवित हैं, व्यक्ति को प्राथमिकता दें, औपचारिकता से मुक्त हो। ओयांग म्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। और इस तरह ये बच्चा, जो कुछ हद तक लकड़ी जैसा स्थिर, ईमानदार और लकड़ी के टुकड़े जितना ईमानदार था, मोहुआ द्वारा शोधन की कला में भटकाया जाने लगा। उसके बाद से ओयांग म्यू ने कलाकृतियों को परिष्कृत करने के और अधिक विचारों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों की आवश्यकताओं और वास्तविक दुनिया की उपयोगिता के आधार पर अपना शोधन किया तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी आवश्यक साधन का सहारा लिया। परिणामस्वरूप मोहुआ को अपने ऊपर बहुत कम बोझ महसूस हुआ। असल में उससे बस इतना बताना था कि उसे किस तरह की आत्मा की कलाकृति चाहिए, वह क्या प्रभाव चाहता है और वह कौन सी संरचनाएं इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। लिटिल वुड इस पर विचार करता और अगले दिन तक मोहुआ के लिए एक परिष्कृत आरेख तैयार कर देता। इसके अलावा चुनकी ताया संप्रदाय और ताइक्सू संप्रदाय भौगोलिक दृष्टि से करीब थे, इसलिए संचार सुविधाजनक था। अल्पविराम। और इस तरह महीने दर महीने बीतते गए। मोहुआ के नेतृत्व में ताइक्सू संप्रदाय की राक्षस शिकार टीम और अधिक मजबूत होती गई। राक्षसों के शिकार की रणनीतियां अधिक व्यापक होती गईं। शिकार की प्रक्रियाएं और अधिक स्पष्ट हो गईं, पूरक आत्मा कलाकृतियां और अधिक परिष्कृत हो गईं तथा शिकार प्रणाली तेजी से परिपक्व हो गई। शिकार किए जाने वाले राक्षस जानवरों की संख्या बढ़ती रही तथा प्राप्त सामग्री की विविधता भी बढ़ती गई। जो कोई भी मोहुआ का अनुसरण करता था और ताइक्सू संप्रदाय के हिस्से के रूप में दानव शिकार पर्वत पर घूमता था, उसे योग्यता अंकों का पर्याप्त प्रवाह मिलता था। इतनी प्रचुर मात्रा में राक्षस पशु सामग्री के साथ ओयांग म्यू के शोधन कौशल में भी तेजी से सुधार हुआ। साथ ही क्योंकि वह अक्सर मोहुआ के साथ रहता था और ताइक्सू संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अक्सर आत्माओं की कलाकृतियों की मरम्मत करता था, ओयांग म्यू उनमें से कई से अच्छी तरह परिचित हो गया। ताया संप्रदाय में ओयांग म्यू को एकांत प्रिय माना जाता था। ओयांग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज होने के कारण, उनकी विशेष पृष्ठभूमि के कारण उन्हें अपने बड़े भाई की तरह संप्रदाय में चमकना था। फिर भी अपने भाई की तुलना में वह असाधारण, रूखा और सामाजिक रूप से अजीब था। ताया संप्रदाय के शिष्यों ने उन्हें अजीब भाव से देखा। ईर्ष्या, तिरस्कार, अलगाव, सहानुभूति, ये सब एक साथ मिल गए। ओयांग म्यू को बहुत असहज महसूस हुआ। लेकिन जब वह मोहुआ और ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों के साथ था तो ओयांग म्यू को अधिक सहजता महसूस हुई। वह स्वतंत्र रूप से कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकता था और तलवारें ढाल सकता था। सब उसे लिटिल वुड कहकर बुलाते थे। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका उपनाम ओयांग है या नहीं, नहीं कोई उसकी तुलना उसके असाधारण बड़े भाई से करता था। सब उसे बस एक जूनियर शिष्य, एक विश्वसनीय कलाकृति शोधक के रूप में देखते थे। अब उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं। यद्यपि ओयांग म्यू का व्यक्तित्व अभी भी कुछ हद तक विनम्र था, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से उज्ज्वल हो गई थी और उसके पतले चेहरे पर अक्सर एक ईमानदार मुस्कान रहती थी। कभी कभी वह इसे ठीक से समझ नहीं पाता था। वह ताया संप्रदाय का एक शिष्य था, फिर भी अपने साथी शिष्यों के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। किसी तरह अनजाने में वह ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों के साथ सहजता से घुल मिल गया। ... एक और महीना बीत गया और नए साल तक 2 महीने से भी कम समय बचा था।
ताइक्सु संप्रदाय में मोहुआ का चौथा वर्ष भी व्यस्त दैनिक कामों के बीच अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। छुट्टी का दिन भी था और मोहुआ हमेशा की तरह पहाड़ पर चढ़ गया। रास्ते में ताइशु संप्रदाय के अनुयायियों के एक समूह ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। जूनियर भाई नमस्ते, मोहुआ ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनमें से प्रत्येक का आभार व्यक्त किया। इस तरह पहाड़ी रास्तों से चलते हुए वह एक शांत स्थान पर पहुंचा, एक बड़ा पत्थर चुना, पालथी मारकर बैठ गया और अपने सामने एक आत्मा की तलवार रख ली। यह एक सादी और कुछ हद तक सस्ती दिखने वाली स्पिरिट तलवार थी। साथ ही यह मोहुआ के विनिर्देशों के अनुसार लिटिल वुड द्वारा गढ़ी गई नवीनतम विस्फोटक प्रकार स्पिरिट तलवार थी। ये ट्रिक आपकी पुरुष शक्ति को 10 गुना तक बढ़ा देगी। बलवान चून की तलवार नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तलवार अनिवार्य रूप से टूट जाएगी, तो क्यों न उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया जाए। जिस क्षण तलवारों का समूह विस्फोटित होता, आत्मा तलवार भी विस्फोटित हो जाती। इस दृष्टिकोण के 2 लाभ थे। सबसे पहले, जब आत्मा तलवार फटती थी तो खंडित तलवार के टुकड़े तलवार क्यूई के साथ बिखर जाते थे, नाशपाती के फूल के तीरों की बारिश की तरह बाहर की ओर फटते थे। इस प्रकार तलवार नियंत्रण की शक्ति कुछ हद तक बढ़ जाती थी। दूसरा, इसने साक्ष्य नष्ट करने की अनुमति दी। तलवार नियंत्रण के बाद आत्मा की तलवार सीधे विनाश में बिखर जाती और पीछे कोई भी तलवार हथियार नहीं बचता। इससे दूसरों के लिए इस तलवारबाजी तकनीक की बारीकियों को समझना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा इस प्रकार की स्पिरिट तलवार का उत्पादन सस्ता था। लिटिल वुड ने इस पर लंबे समय तक शोध किया था और अंततः इस विस्फोटक प्रकार की आत्मा तलवार को तैयार करने से पहले कई प्रयास किए थे। मोहुआ एक बार फिर तलवार का परीक्षण करने वाला था। प्राथमिक श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का उड़ने वाला राक्षस जानवर अच्छा नहीं है, ये बहुत कमजोर है। मोहुआ ने चुपचाप सोचा। जमीनी जानवरों की तुलना में उड़ने वाले राक्षस जानवरों की रक्त क्यूई पहले से ही कमजोर थी। उनकी शारीरिक सुरक्षा भी कमजोर थी। केवल तेज गति से आसमान में उड़ने की उनकी क्षमता ही उन्हें विरोधियों के लिए चुनौती बना रही थी। लेकिन मोहुआ के तलवार नियंत्रण द्वारा उन सभी लाभों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया। लिटिल वुड द्वारा पहले आत्मा तलवार में सुधार करने के बाद मोहुआ पहले से ही एक तलवार नियंत्रण के साथ एक ईगल दानव को मारने में सक्षम था। अब इस आत्मा तलवार पर पुनरावृत्त उन्नयन ने इसे और अधिक मजबूत कर दिया था और मोहुआ इसे एक मजबूत राक्षस जानवर पर आजमाना चाहता था। एक मध्यम स्तर का द्वितीय श्रेणी का दानव लकड़ी का ईगल, ये वह लक्ष्य था जिसे मोहुआ ने जानबूझकर चुना था। मध्य स्तर के द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों में दानव लकड़ी का ईगल अपेक्षाकृत कमजोर था, लेकिन यह निस्संदेह प्राथमिक रैंक द्वितीय श्रेणी के लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। मोहुआ ने खुद को शांत किया, अपनी दिव्य भावना को प्रकट किया और बैठा रहा। खरगोश के लिए पेड़ के तने के पास प्रतीक्षा करता रहा। वह इस बात पर नजर रखता था कि कहीं कोई राक्षस जानवर उसके ऊपर से उड़कर न आ जाए, जिससे वह उस पर तलवार से एक ही वार कर सके। लेकिन आधे दिन तक इंतजार करने के बाद जो कुछ भी उड़ गया वह प्राथमिक रैंक पक्षी राक्षस थे। मोहुआ ने हल्की सी आह भरी। बाहरी पहाड़ों में एक मध्यम स्तर के द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर से मुठभेड़ के लिए थोड़े भाग्य की आवश्यकता थी। बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि ताइक्सु संप्रदाय इन पर्वत चोटियों के आसपास अथक आक्रामकता के साथ शिकार कर रहा था। हालांकि शोधक दानव पर्वत पर राक्षस जानवरों की भरमार थी, फिर भी यहाँ के शिष्य उन सभी को कभी नहीं मार सकते थे। फिर भी ज्यादा चतुर राक्षस जानवर जानते थे कि जहाँ इलाका खतरनाक लगे और साधक खतरनाक लगे, वहां पलायन करना है। जैसे जैसे प्राथमिक स्तर के द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों की संख्या कम होती गई, मध्य स्तर के जानवर स्वाभाविक रूप से और भी दुर्लभ होते गए। मोहुआ असहाय महसूस कर रहा था। क्या मैं किसी अन्य स्थान पर प्रयास करूं? ताइक्सु संप्रदाय की पर्वत चोटियों के बाहर उसे कुछ मिल सकता है। चूंकि यह सब बाहरी पहाड़ों का हिस्सा था और उसने पहले से ही उनका पता लगा लिया था, इसलिए वहां ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए था। मोहुआ ने अपनी तलवार समेटी, खड़ा हुआ, दूर तक देखा और फिर सीधे उस दिशा में चला गया जहां उसे लगा कि राक्षस जानवरों से मुठभेड़ की संभावना अधिक थी। ताइक्सु सेक्ट पर्वत चोटियों को छोड़ने पर आसपास का परिदृश्य वास्तव में थोड़ा अपरिचित प्रतीत हुआ। कुछ देर चलने के बाद उनकी मुलाकात दूसरे संप्रदाय के शिष्यों से हुई। कुछ लोगों ने अपने संप्रदाय के ताओवादी वस्त्र पहने थे, जबकि अन्य ने नहीं। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इस आसान प्राकृतिक उपाय ने मुझे परेशानियों से राहत दिलाई।
ताओवादी वस्त्र पहने लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके आसपास कई साथी शिष्य थे और वे एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे। जिन लोगों के पास ताओवादी वस्त्र नहीं थे वे 3 से 5 के छोटे समूहों में यात्रा करते थे तथा सावधानी से काम लेते थे तथा अपनी संबद्धता को उजागर करने से बचते थे। मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर चुपचाप अपने ताइक्सु संप्रदाय के ताओवादी वस्त्र को उतार दिया और उसकी जगह एक साधारण ग्रे पोशाक पहन ली। अकेले होने के कारण कम प्रोफाइल रहना बेहतर था। कुछ देर और चलने के बाद मोहुआ को अंततः एक मध्यम स्तर के द्वितीय श्रेणी के दानव लकड़ी के ईगल के निशान दिखाई दिए। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय जागृत की और निशानों का पता लगाते हुए एक पहाड़ी जंगल तक पहुंचा, जहां उसे ऊपर चक्कर लगाता हुआ एक गरुड़ राक्षस मिला। उसकी निगाहें भयंकर थीं और वह बीच बीच में तीखी चीखें निकाल रहा था। गरुड़ दानव का विशाल रूप एक भयावह आभा बिखेर रहा था। इसकी रक्त क्यूई और राक्षसी शक्ति दोनों ही सामान्य प्राथमिक रैंक द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों से बेहतर थीं। मो हुआ ने पीछे मुड़कर देखा और सबसे पहले अपने लिए पीछे हटने का रास्ता चुना। यदि तलवार का वार निशाने से चूक जाता या बाज राक्षस को गंभीर चोट नहीं पहुंचाता तो उसे तुरंत भागना पड़ता था। अन्यथा इस बाज दानव द्वारा निशाना बनाया जाना परेशानी भरा हो सकता है। मो हुआ ने भागने के रास्ते की पुष्टि की, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ त्रुटिरहित था, फिर बैठ गया, अपनी आत्मा की तलवार को पुनः प्राप्त किया और अपनी दिव्य भावना के साथ ताला लगाना शुरू कर दिया। अपने दिव्य विचार के माध्यम से तलवार को नियंत्रित किया। दिव्य विचार की एक झलक के साथ आत्मा की तलवार प्रतिध्वनित हुई। एक चमकदार सुनहरी रोशनी भड़क उठी, आकाश को चीरती हुई एक तीखी सुनहरी रेखा बनाती हुई। तलवार की हल्की सी प्रतिध्वनि के साथ उसने बिजली की गति से चक्कर लगा रहे दानव लकड़ी के चील पर प्रहार किया। जिस क्षण आत्मा की तलवार लगी, स्वर्ण तलवार क्यों फूट पड़ी। तलवारों की व्यूह रचना से उत्पन्न तलवार क्यूई एक छोटे बवंडर की तरह घूमी और चील दानव के दिव्य शरीर को चीरती हुई अंदर घुस गई। इस बीच आत्मा तलवार भी तलवार क्यूई द्वारा नष्ट कर दी गई और अनगिनत टुकड़ों में टूट गई। टूटी हुई तलवार टुकड़ों में बिखर गई, तलवार की क्यूई के साथ मिल गई और दिन के उजाले में सुनहरी आतिशबाजी की तरह फूट पड़ी। खंडित तलवार और तलवार क्यूई एक साथ टकराए, यहाँ तक कि एक मध्यम स्तर के द्वितीय श्रेणी के दानव लकड़ी के ईगल के लिए भी अचानक हमले का विरोध करना मुश्किल था। तलवार की क्यूई से उसके पंख टुकड़े टुकड़े हो गए, जबकि टूटी हुई आत्मा की तलवार के टुकड़ों ने उसके मांस को चीर डाला। इस विस्फोटक प्रकार की तलवार नियंत्रण तकनीक को एक अनोखे अर्थ में तलवार क्यूई और तलवार हथियार का मिश्रण माना जा सकता है।